पर आप देख रहे हैं पावर ट्रेड। आपके साथ में हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मुंबई स्टूडियो से मेरे साथ जुड़ गए मेरे सहयोगी विकास कुमार। नए हफ्ते की शुरुआत हो रही है और बाजार के लिए पॉजिटिव ट्रिगर्स की है भरमार, क्योंकि शुक्रवार देर रात अमेरिका और भारत का ट्रेड डील को लेकर ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो गया और ट्रंप ने एक बहुत ही अहम एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर दस्तखत भी कर दिए हैं। वह है जो 25% जो एक्स्ट्रा पेनल्टी लगाई गई थी उसको हटाने के लिए। तो भारत पर जो इफेक्टिव टैरिफ अब है वह है 18%। बातचीत चलती रहेगी, आगे चल के बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होंगे, उसकी बारीकियां बाद में आएंगी। लेकिन फिलहाल के लिए बहुत बड़ी राहत कि 18% टैरिफ, यानी कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं उनके मुकाबले भारत को मिलेगा एडवांटेज। इसके बारे में आगे हम चर्चा करेंगे, लेकिन उसके अलावा ट्रिगर्स ये हैं कि ग्लोबल बाजारों में शानदार हमने रफ्तार देखी है शुक्रवार को, और आज सुबह एशियाई बाजारों का जो माहौल है वो बहुत ज्यादा रोबस्ट हमें दिखाई दे रहा है। एफआईज भारतीय बाजार में लौटते हुए दिखाई दे रहे हैं और एसबीआई के जो नतीजे आए वो आए हैं दमदार। तो इन बड़े ट्रिगर्स के साथ चले कर लेते हैं शुरुआत। तो अमेरिका के बाद एशियाई बाजारों में हम देखने की शानदार तेजी है और जापान में जो सत्तारूढ़ पार्टी है एलडीपी और उसने स्नैप पोल्स में शानदार जीत दर्ज की है और हम देख रहे हैं कि जापानीज मार्केट में 4-4.5% के आसपास की शानदार तेजी है। 2500 पॉइंट ऊपर है निकेई। कोरिया के बाजार भी दौड़ रहे हैं और अगर हम डाउ की बात करें तो पहली बार 50,000 का आंकड़ा हमने पार होते हुए देखा है। 1200 अंकों की शानदार तेजी हमने शुक्रवार को देखी है और फ्यूचर से जो संकेत है वो भी सुबह सुबह पॉजिटिव ही लग रहे हैं। निकेई 5% ऊपर, कोरिया 4% ऊपर। हांगकांग की बात करें तो करीब 1.5% की तेजी वहां पर है। चीन के बाजार में 1% की तेजी। तो पूरे के पूरे एशियाई बाजार में अच्छी तेजी है। और अगर आप गिफ्ट निफ्टी को देखेंगे तो गिफ्ट निफ्टी निकल गया है। हम देख रहे हैं कि करीब 250 अंक ऊपर आपको कारोबार करता हुआ नजर आएगा, 25,900 के ऊपर। एसबीआई और टाटा स्टील की जो नंबर आए हैं वो काफी ज्यादा दमदार आए हैं और एसबीआई का मार्केट कैप आज ओपनिंग के साथ ही निकलेगा 10 लाख करोड़ रुपए के पार। तो इस पर आप नजर रखिए चलिएगा। और शानदार नंबर इन्होंने रिपोर्ट की है। मुनाफा 24% बढ़ा है। टाटा स्टील के भी नंबर शानदार आए हैं और मुनाफे में मल्टीफोल्ड जंप है और ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन भी टाटा स्टील पर आ गया है। इसके बारे में आगे हम विस्तार से चर्चा करेंगे। अगर हम नतीजों की आज जो नतीजे आएंगे उसकी बात करें तो आज हम देखेंगे कि बीएसई, अरविंदो फार्मा और हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे आएंगे। जीएसके फार्मा, बाटा इंडिया और बजाज इलेक्ट्रिकल्स के नतीजों पर भी बाजार की नजर रहेगी। तो छोटी छोटी बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जिस पर आज बाजार की नजर रहने वाली है। कुल मिला जुला के संकेत काफी शानदार है और हमने देखा था शुक्रवार को 50-50 अंकों की तेजी आई थी निफ्टी बैंक में। आज आप बड़ी तेजी की तैयारी कर लीजिए क्योंकि संकेत काफी शानदार है आज के लिए। बिल्कुल, तो ये बाजार के लिए वो बड़े ट्रिगर्स जिन पर आपको आज नजर रखनी है, लेकिन एक काम करना है ये भी कि आपको ग्लोबल बाजारों का भी अपडेट रखना है अपने पास कि ग्लोबल बाजारों में क्या हुआ और उसका कैसा इंपैक्ट देखने को मिल सकता है इंडियन मार्केट्स पर। अभिषेक के पास पूरी डिटेल है। अभिषेक, ग्लोबल बाजारों में क्या हुआ, पूरा एक्शन एक बार ग्लोबल बाजारों का भी दीजिए। विकास, गुड मॉर्निंग। देखिए, चौतरफा बढ़िया माहौल है। अगर हम भारतीय बाजारों के लिए आज संकेत की बात करें और एंथ्रोपिक के डर से हमने देखा था कि तमाम आईटी स्टॉक्स, एआई स्टॉक्स टूटे थे। हालांकि शुक्रवार को रिकवरी की बहुत ही बेहतरीन कोशिश हुई है। एनवीडिया, एएमडी, ब्रॉडकॉम, पैलेंटीर टेक, ये बेसिकली एआई रिलेटेड, सेमीकंडक्टर चिप रिलेटेड स्टॉक्स हैं और इनमें 4 से लेकर 8% के आसपास की शानदार हमने रफ्तार देखी है। हालांकि जो बड़े टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हैं, गूगल हो गया, उसमें लगातार हम 3-4 सत्र से गिरावट देख रहे हैं। मेटा हो गया, अमेजोन हो गया, वहां पर अभी थोड़ा थोड़ा पेन है। लेकिन एनवीडिया, चूंकि मार्केट कैप के लिहाज से सबसे बड़ी कंपनी है, तो इसने जोश भरने का काम किया है। और बाकी डाउ जोन्स में तो तेजी हो ही रही थी। डाउ में जो तेजी बनी है वो बनी है लगभग 1200 अंकों की और शुक्रवार को पहली बार डाउ जोन्स ने 50,000 के आंकड़े को पार कर लिया है। नेस्डेक 490 अंक चढ़ा है। एसएनपी 500 की बात करें तो करीब 125 अंकों के आसपास की तेजी वहां पर बनी है। और ब्रॉडकॉम एक और स्टॉक है टेक्नोलॉजी में, 7% के आसपास की तेजी हमने देखा एनवीडिया के अलावा। तो ये कुछ स्टॉक्स रहे जिन्होंने सेंटिमेंट को, मूड को थोड़ा अपलिफ्ट करने का काम किया है। हालांकि अगर आप पूरे एक हफ्ते के टाइम फ्रेम में देखेंगे
तो S&P 500 लगभग सपाट रहा। नेस्डेक में करीब 0.25% की गिरावट रही पिछले हफ्ते और डाउ जोन्स में 2.5% की तेजी रही है। डाउ में इंडस्ट्रियल स्टॉक्स ज्यादा हैं और नेस्डेक में आईटी स्टॉक्स का वेटेज ज्यादा है, तो इसके चलते आपको आईटी वाले इंडेक्स में थोड़ी नरमी दिखाई देगी। हालांकि जो स्मॉल कैप का इंडेक्स है रसल 2000, वहां पर हमने देखा कि 3.5% के आसपास की जोरदार तेजी बनी है शुक्रवार के सेशन में। ये हफ्ता बहुत क्रूशियल है अमेरिका में, क्योंकि इस हफ्ते हम देखेंगे कि बुधवार को जॉब रिपोर्ट आएगी, नॉन फार्म पेरोल के आंकड़े आएंगे और शुक्रवार को सीपीआई महंगाई दर के आंकड़ों पर नजर रहने वाली है। लेकिन असली जो मजा है वो है एशियाई बाजारों में, क्योंकि जापान में जो सत्तारूढ़ जो पार्टी है एलडीपी की, उसकी प्रधानमंत्री हैं सनाए ताकाइची। इन्होंने अक्टूबर में स्नैप पोल्स कराने का फैसला लिया था। 36 साल में पहली बार विंटर पोल्स हो रहे हैं, हुए थे और उसमें ऐतिहासिक जीत हुई है। और ये जीत इसलिए है क्योंकि उनकी बिना गठबंधन पार्टी के भी उन्होंने अपने बहुमत का आंकड़ा पार कर लिया है। जो लोअर हाउस है उसमें जरूरत होती है 223 सीटों की और 233 सीटों की, माफ कीजिएगा, और उन्होंने उस आंकड़े को पार कर लिया है। अब माना यह जा रहा है कि सनाए ताकाइची प्रो रिफॉर्म है, जो पॉलिसी उन्होंने अनाउंस भी किए थे उसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। टैक्स कट का उन्होंने वादा किया था, देखते हैं कि जापान में क्या टैक्स कट होता है। बाजार उस उम्मीद में तो चल रहा है। और येन में हमने कमजोरी देखी, तो जो एक्सपोर्ट रिलेटेड जो स्टॉक्स हैं वो दौड़ रहे हैं और पूरा का पूरा माहौल आपको शानदार नजर आएगा। कोरिया के बाजार में भी तेजी है, करीब करीब 4.25% के आसपास की तेजी आप कोरिया के बाजार में देखेंगे। हांगकांग के बाजार की बात करें तो वहां पर भी शानदार तेजी है, करीब 1.5% के आसपास की, 400 के ऊपर है हैंगसेंग। और चीन के बाजार में भी तेजी है और अपना बाजार गिफ्ट निफ्टी से जो संकेत लेता है गांधीनगर से करीब करीब 250 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। 188 अंक इस वक्त आप देखेंगे गिफ्ट निफ्टी में शुरुआत के संकेत मिल रहे हैं। अन्य संकेतों की अगर हम बात करें तो आप देखेंगे कि क्रूड एक रेंज में है। ओमान में अमेरिका और ईरान की बातचीत हुई है, ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर। हालांकि उसके डिटेल्स अभी सामने नहीं आए हैं, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि शायद अगर बातचीत अगर पॉजिटिव रहती है तो फिर क्रूड में थोड़ी और हम नरमी देख सकते हैं, क्योंकि सप्लाई बढ़ जाती है। फिलहाल जो भाव है $67.5 के आसपास के हैं, रेंज में है। सोने में लोअर लेवल से बाइंग आई है क्योंकि डॉलर थोड़ा सा वीक हुआ है। डॉलर इंडेक्स की बात करें तो 97.5 का डॉलर इंडेक्स है और इसके चलते गोल्ड को थोड़ा सपोर्ट मिला है। $5,000 के ऊपर फिर से सोने का भाव निकल गया। थोड़ी जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स है ईरान और अमेरिका को लेकर, वो उसके चलते बार बार लोअर लेवल से बाइंग देखते हैं। चांदी की बात करें, चांदी में हमने गिरावट देखी थी और चांदी भी आ गई है $80 के आसपास। बिटकॉइन को हमने क्रैश होते हुए देखा था और बिटकॉइन के प्राइसेस अगर हम गुरुवार की बात करें तो गिर के आ गए थे $60,000 $61,000 की रेंज में और वहां से रिकवर करके $70,000 के ऊपर निकल गए हैं बिटकॉइन के प्राइसेस। तो रिस्क ऑन जो सेंटिमेंट है फिर बाजार में हम देखने की उभर के आ रहा है और तमाम एसेट क्लास में तेजी हो रही है। यूएस के 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड की बात करें तो 4.21% ये है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। उसमें कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, लेकिन आईटी में रिकवरी यूएस में आज हो सकता है कि भारतीय बाजार में भी आईटी शेयरों को दम मिले, क्योंकि लगातार हम वहां पर गिरावट देख रहे थे। देखते हैं कितनी कोशिशें रंग लाती हैं, लेकिन ओवरऑल अगर हम संकेतों की बात करें तो बाजार के लिए आज अच्छे ट्रिगर्स की भरमार है। बढ़िया ग्लोबल क्यूज, एफआईज की बाइंग, एसबीआई के अच्छे रिजल्ट हो गए, ये तमाम चीजें आज मूड को निश्चित तौर पर अपलिफ्ट करेंगी। लेकिन चलिए चलते हैं ईटी नाउ और ईटी नाउ स्वदेश के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर सजीत मंघाट के पास हमारे साथ जुड़ गए हैं। सजीत सर, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। सर, एफआईज की अच्छी बाइंग आई है, हालांकि आंकड़ा अभी भी 2000 करोड़ रुपए के आसपास का है और डीआईज की तरफ से थोड़ी बिकवाली आई है। आज बाजार के लिए ओवरऑल सेटअप आपको कैसा दिखाई दे रहा है सर? देखिए, मार्केट में हमने देखा कि डीआई काफ़ी बायस रह चुके हैं इस महीने में और साल की शुरुआत से अब तक, और एफआईएस काफ़ी सेलर रह चुके हैं। $3-4 बिलियन तो बीत चुके हैं। पिछले कुछ दिनों से हमने देखा है कि एक ट्रेंड आ रहा है जहां पर एफआईएस पॉजिटिव आ रहे हैं और वो जो बाइंग हो रही है वो नॉन बैंकिंग सेक्टर में हो रही है या बाकी सेक्टर्स में बाइंग हो रही है। टेलीकॉम हो गया आपके, तो आईटी में कुछ बाइंग देखने को मिल रही है, कुछ प्राइवेट बैंक्स में भी मिल रहा है और आईटीसी वगैरह स्टॉक्स में हमने बाइंग देखा फ्राइडे को। तो हमारा जो अभी मार्केट का कंस्ट्रक्ट है उसमें अभी हम देखें तो हम 26,000 के नीचे हैं। ये बैंड उतना, वो 26,000 वाला बैंड तो रहेगा ही रहेगा, बट जो बाइंग आ रही है वो
मेनली उन सेक्टर्स में आ रही है जहाँ पर हमने देखी काफ़ी बिकवाली देखी थी या काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस देखा था उन सेक्टर्स में पिछले कुछ महीनों में। तो वहाँ पर कुछ बाइंग आने की उम्मीद है और वही हम देख रहे हैं फ्लोज जो आ रहे हैं वो फ्लोज जो है उन्हीं स्टॉक्स में जा रहे हैं जहाँ पर सबसे ज़्यादा सेलिंग देखने को मिली और अर्निंग्स जहाँ पर डिसेंट रहे, इन लाइन रहे और आगे की उम्मीद है कि ग्रोथ भी रहेगा, तो वहाँ पर कुछ फ्लोज जाने को जाते हुए दिख रहा है हमें। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है इस मार्केट में आज के डेट में कि फ्लोज जो है थोड़े डाइवर्सिफाइड हो रहे हैं। अभी भी हम ये नहीं कह सकते कि ये कंटिन्यूस फ्लोज हैं, बट जिन स्टॉक्स में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई और जहाँ पर अर्निंग्स की वजह से अर्निंग्स डिसेंट रहे या इन लाइन रहे वहाँ पर फ्लोज वापस जा रहे हैं, क्योंकि उम्मीद ये है कि FY27 और 28 के अर्निंग्स जो होंगे वो पॉजिटिव ग्रोथ के साथ आएंगे, तो वो भी एक कारण रहा है। बिल्कुल सर, लेकिन एफएनओ के संकेतों को देखते हुए आज निफ्टी और निफ्टी बैंक को लेकर आज क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जो भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं उनकी? देखिए, अगर हम देखें तो फ्राइडे को हमने देखा कि भारतीय में सबसे ज़्यादा डिलीवरी हुई, तो टेलीकॉम स्टॉक्स में तो थोड़े बहुत देखने को मिल रहा है डिलीवरी हमको, और उसके चलते इन्फी, HDFC बैंक, ICICI बैंक, इन सारे स्टॉक्स में भी डिलीवरी काफ़ी हाई रही। अगर हम निफ्टी 50 को देखें, जहाँ फ्यूचर्स को देखें, वहाँ पर हमने देखा कि कुछ शॉर्ट पोजीशंस ऐड हुए हैं, 41,000 करोड़ हो गया है वहाँ पर ओपन इंटरेस्ट पोजीशन। हमने कुछ स्टॉक्स HDFC में, ICICI में और आपके रिलायंस में ओपन इंटरेस्ट गिरते हुए देखा है, जहाँ पर हमने देखा कि कुछ लॉन्ग्स जो हैं अनवाइंड हुए हैं इन दोनों में। ICICI में थोड़े से शॉर्ट्स ऐड हुए हैं, पर HDFC में लॉन्ग्स अनवाइंड हुए हैं, जिसकी वजह से हमने देखा पुट राइटिंग देखने को मिली हमको 25,500 और 25,600 में, जिसका मतलब ये है कि अब जो बेस लेवल है वहाँ पर ये 25,500 25,600 का बेस लेवल बन रहा है, और जो सपोर्ट देगा मार्केट को। और हमने जो कॉल अनवाइंडिंग देखा है वो थोड़ा सा हायर लेवल पे देखा है, जहाँ पर 26,100 सो वो बैंड थोड़ा ऊपर होने की बढ़ने की कगार पे है। और ओवरऑल जो हम देखेंगे, अगर मार्केट का बैंड आज की डेट में 25,500 से 26,000 के बीच में है, ये बैंड अभी भी रहा है। हमने कुछ पुट राइटिंग की वजह से हमने अपना ओपन इंटरेस्ट पोजीशन भी ऊपर देखा, और जबकि हम देखेंगे कि नेट शॉर्ट रहे FIS निफ्टी में भी और निफ्टी बैंक में भी, और जहाँ पर निफ्टी में तो ओपन इंटरेस्ट पोजीशंस बढ़े हैं और FIS के पोजीशंस घटे हैं निफ्टी बैंक में, और ओवरऑल जो लॉन्ग पोजीशंस हैं वो 18% के ऊपर ही हैं। तो एक तरह से मार्केट थोड़ा सा हायर बैंड में है, जहाँ पर लॉन्ग पोजीशन अभी अच्छे हैं 18%, क्योंकि हमने पिछले कुछ महीनों में अपने लॉन्ग पोजीशन जो हैं 60 से 12-13% के बीच में देखा है, और अभी हम 18% देख रहे हैं, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा मार्केट के लिए। बट आज की अगर हम ट्रेडिंग देखें तो यूएस डील की वजह से काफ़ी आपको ट्रेडिंग देखने को मिलेगी। सेक्टर्स जो पॉजिटिव रहेंगे वो टेक्सटाइल्स होंगे, लेदर होंगे, जहाँ पर हमने काफ़ी डिटेल्स देखा है। ऑटो सेक्टर में थोड़े बहुत आयशा में थोड़ा सा प्रेशर होगा, क्योंकि हार्ले डेविडसन में से ड्यूटीज हट गई हैं, तो शायद कुछ कंपटीशन लेकर आ जाए। बट हाई एंड व्हीकल्स में जो हमने ड्यूटीज़ काटी हैं, टैरिफ काटा है, उससे कुछ ज़्यादा कोई इम्पैक्ट होने वाला नहीं लगता है बड़े स्टॉक्स, बड़े PV कंपनीज में, अनलेस उनके जो इंजन के साइज़ हैं वो 2,500 या 3,000 CC के ऊपर है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो एक तरह से जो ओवरहैंग है इंडिया US ट्रेड डील का वो निकलता जा रहा है। EU ट्रेड डील हो रहा है, अब अगला जो ट्रेड डील की बात हो रही है वो कनाडा के साथ हो रही है, तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा आगे जाके कि हम अपना कैसे डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं कनाडा के साथ। तो ये एक माहौल बन रहा है कि ट्रेड रिलेटेड डील्स का है। अगले 1-2 महीने में हम देखेंगे कि ट्रेड कैसे इसको आगे ले जाता है, मार्केट कैसे इसको लेता है, और इंडियन कंपनीज कैसे अपने आप को डाइवर्सिफाई कर पाएगी। अब
ये सारी चीज़ों को आप एक डाइवर्सिफिकेशन के फ्रेमवर्क में देखिए कि हमारा जो डिपेंडेंसी है एक कंट्री के साथ नहीं है, ये ट्रेड डील्स अलाउ करता है कि हमको डाइवर्सिफाई करें नॉन कम्पीटिंग कंट्रीज़ के साथ। तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हमको देखनी चाहिए, और उसके चलते बाज़ार पॉजिटिव रहेगा। अब तक के अर्निंग सीज़न जो है डिसेंट रहे हैं। हाँ 10% के ऊपर की अर्निंग्स नहीं हुई हैं, और अगर हम लेबर का जो इम्पैक्ट है, लेबर कोड का इम्पैक्ट देखें तो और अर्निंग्स कम है। बट अगर उसको हटा दे तो 8 से 9% का ग्रोथ कहीं नहीं गया, और अगले साल के लिए जो है वो एक अच्छा बेस बन रहा है था, जिसके ऊपर 10% के ऊपर का ग्रोथ तो आ सकता है। बिल्कुल। सर, देश के सबसे बड़े सरकारी बैंक के नतीजे भी आए हैं और नतीजे काफ़ी अच्छे रहे हैं। एसबीआई की बात मैं कर रहा हूँ। इसको लेकर ओवरऑल आपका क्या टेक है? कैसे आपने नतीजों को रीड किया? नंबर बहुत अच्छे थे एसबीआई के। अगर हम देखें ओवरऑल नंबर्स को देखें तो प्रीटी मच मतलब स्ट्रीट को कोई कंप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है इस नंबर पे, और जिस तरह से एसबीआई परफॉर्म कर रहा है वो बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहा है। निम्स जो है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो 2.99% है। अगर डोमेस्टिक निम्स को देखेंगे तो 3.12% के आसपास हैं, तो वो भी अच्छे हैं। गाइडेंस अच्छा रहा है, ग्रोथ अच्छा रहा है। गाइडेंस में उन्होंने कहा है कि वो 3% के आसपास निम्स ले जाएंगे अपने, तो उसको मेंटेन कर रहे हैं वो। और दूसरी बड़ी बात है ये है कि क्रेडिट ग्रोथ जो है 15% रहा है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉर्पोरेट और एसएमई सेगमेंट में ग्रोथ अच्छा रहा है उनका, तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिस पे आप नज़र रखिएगा कि क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है। और एसबीआई अगर बोलता है कि 15% क्रेडिट ग्रोथ बढ़ रहा है, तो आप ये देखिए कि एसबीआई की बुक कितनी बड़ी है, उसके ऊपर 15% बढ़ रहा है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जिसको लोगों को देखना चाहिए। ये 15% छोटे बैंक के 15% के बराबर का नहीं है। ये 15% एक में भी कई छोटे बैंकों का जो वो है वो उसके बराबर का होगा। तो उस तरह से अगर देखें तो अच्छा है। एडवांसेस जो है थोड़े से नमी रहे, और पर एडवांसेस मीन्स डिपॉजिट ग्रोथ जो है तो उसमें नरम रहे, पर उसमें भी 9% का ग्रोथ आया है। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि 9% स्ट्रीट को थोड़ा सा लगेगा कि कम है, बट वो डिपॉजिट ग्रोथ आगे जाके उम्मीद है कि वो बढ़ेगी, और इसका जो फ्रेंचाइज इतना बड़ा है वो डिपॉजिट ग्रोथ को पुश कर सकता है आगे जाके उसके लिए। तो वैल्यूशन वाइज अगर हम देखें तो 1.6 टाइम्स प्राइस टू बुक FY27 है, जो कि डिसेंट वैल्यूशन है। इसके बराबर का अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखें तो उनका वैल्यूशन बहुत प्रीमियम में है। तो वो भी एक चीज़ है। जैसे HDFC जो है HDFC बैंक जो है वो अराउंड 2.1 टाइम्स होगा फॉरवर्ड प्राइस टू बुक, ये 1.6 हो गया है। तो वो जो वैल्यूशन गैप है वो भी कम हो रहा है। और अभी जिस तरह से एसबीआई काम कर रहा है और जैसे अर्निंग्स आ रही हैं उसकी ग्रोथ जो है सस्टेनेबिलिटी अगर कर पाता है, तो वो जो वैल्यूशन डिफरेंस है एसबीआई और बाकी प्राइवेट बैंक्स में वो कम होता दिखेगा आपको। ठीक है सजीत सर, कोटक बैंक की तरफ से क्लैरिफिकेशन आया है कि क्योंकि वो आईडीबीआई बैंक के लिए बोली नहीं लगाएंगे। अपना रिस्पॉन्स उन्होंने सीबी को सौंपा है। इस पर सर क्या नजरिया है आपका? एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये कि उम्मीद जो सुनने में आया था कि कोटक इंटरेस्टेड था आईडीबीआई बैंक में, पर जब फाइनेंशियल बिड्स डाले तो फिर कोटक ने बोला कि हमने नहीं डाला है फाइनेंशियल बिड। एक ओवरहैंग हट जाता है कोटक के ऊपर से, बिकॉज उसमें काफ़ी चीज़ें चैलेंजेस आ जाती हैं। ऐसा नहीं है कि कोटक ने बाकी पहले कभी किसी बैंक के साथ तो मर्ज नहीं किया है, पर आईडीबीआई के साथ ऐसे लग रहा है कि वो उनका डिसीजन जो है वो 2-3 फैक्टर्स में है। एक जो है उनका वैल्यू क्रिएशन उनको नहीं दिखता है, उनको साइज़ दिखता है पर स्केल नहीं आ पा रहा है उनको लगता है। दूसरा जो है टेक्नोलॉजी वाइज, लेबर वाइज, कल्चरल मिसमैच देखने को उनको मिल रहा है। तो ये अगर ये सारी चीज़ें हैं तो इंटीग्रेशन बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है कोई बैंक के लिए। और जो कोटक नॉर्मली अगर हमने देखा है पिछले बार जैसे उसने बैंक को साथ मर्ज किया था, आईएनजी के साथ किया था, तो 1-1.5 साल में उसने अपना पूरा इंटीग्रेशन कर लिया था, क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज, वैल्यू वाइज और वर्क कल्चर सब वो मर्ज हो जाता है। बट अगर पीयूसी कल्चर में है तो वो मर्ज होने में और इंटीग्रेट करने में बहुत टाइम लगता है।
तो वो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ओवरहैंग था कोटक के ऊपर, और वो अभी हट गया है। और कोटक के परफॉर्मेंस भी अच्छे रहे हैं, इस बार डिसेंट परफॉर्मेंस रहे हैं। तो ये जो ओवरहैंग हट गया है उसकी वजह से उम्मीद ये है कि थोड़ी मार्केट वापस इसको एक बार देखेगा और रीरेट करने की कोशिश करेगा। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा कोटक के शेयर प्राइस पे। और आप देखिएगा कि आज थोड़ा सा पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखेगा कोटक के प्राइस पे। बिल्कुल, तो एक क्रूशियल अपडेट और उस पर ये आपके लिए दर्शकों के लिए सलाम। सजी सर, हम देख रहे हैं कि आईपीओ मार्केट में फिर से रौनक लौटती हुई नजर आ रही है। आज से 2 आईपीओ खुल रहे हैं। पहले बताइए कि फ्रैक्चर एनालिटिक्स के आईपीओ को लेकर क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, क्या इसके लिए बोली लगाएं? देखिए, 2 इंटरेस्टिंग आईपीओस हैं। एक है फ्रैक्टल एनालिटिक्स, ये आई थिंक भारत की पहली एआई कंपनी होगी, एआई डेटा सॉल्यूशंस कंपनी होगी जो मार्केट में आ रही है। 857 से 900 रुपये का इसका प्राइस बैंड है। लगभग 2833 करोड़ का आईपीओ है, जिसमें अगर हम देखें तो प्राइमरी इशुएंस हज़ारों और करोड़ का है और एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बेच रहे हैं बाकी 1800 करोड़ के आसपास। प्रॉफिटेबल कंपनी है। अगर आप देखें तो एबिटा मार्जिन जो है 12-12.5% है इसका। ग्रॉस मार्जिन 40% के ऊपर है इसका। ये कंपनी क्योंकि एआई में है और एआई रिलेटेड करती है काम, तो इसमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट्स होते रहेंगे, क्योंकि एआई जो एक चीज़ है हम बोल रहे हैं हम, उसमें आपको काफ़ी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करना पड़ेगा आगे जाके। तो उसके लिए उसके लिए उसको R&D और प्रोडक्ट इनोवेशन के लिए उनको बाकी काफ़ी सारी इन्वेस्टमेंट्स करते रहने पड़ेंगे अगले कुछ साल तक, जब तक एक मॉडल नहीं बनता जहाँ जो आपको रेवेन्यू लेकर आए। और आगे जाके भी ये डेवलपिंग मॉडल है। तो ये कंपनी जो है अगर हम देखें तो वर्ल्ड की टॉप 100-150 कंपनियों को सर्विस करती है। और ये सारी कंपनी मस्ट विन कंपनीज वो कहते हैं इनको, इस तरह से कैटेगराइज करते हैं ये, क्योंकि इन सब का क्राइटेरिया ये है कि इनके रेवेन्यू, वो उन्हीं कंपनी के साथ काम करती है जिनका मे बी रेवेन्यू $10 बिलियन हो, मार्केट का $20 बिलियन हो, या उनके कस्टमर्स 30 मिलियन से ज़्यादा हों। तो एक तरह से एक कोहोर्ट सा बन जाता है, या एक ग्रुप ऑफ कंपनीज बन जाती हैं जहाँ पर ये अपने सॉल्यूशन दे सकते हैं और उसका रिज़ल्ट वो दिखा सकते हैं। तो आज की डेट में वो लोग छोटे कंपनीज़ को नहीं देते, बड़े कंपनीज़ के ऊपर फोकस कर रहे हैं। बट उम्मीद ये है कि जैसे ही इनके प्रोडक्ट प्रोफाइल्स बनेंगे, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो बनेगा, वो बाकी कंपनीज़ को भी करेंगे। बट आज की डेट में एआई के नाम पे ये प्योर एआई कंपनी आ जा रही है। ऐसा नहीं है कि एआई और कोई कंपनी नहीं करती। आईटी सर्विसेज में भी आजकल कंपनियां करने लगी हैं एआई। कहीं हमने देखा है कि कई कंपनियों ने बोला कि उनकी $1 बिलियन का रेवेन्यू है या ऑर्डर बुक है वो एआई लेड है वगैरह, वो ये लोग बोलते हैं। बट ये प्योर एआई कंपनी है जो काम कर रही है, और इसके लिए इसमें डिमांड देखने को मिलेगा। हाँ, ये बात ये है कि आप कैसे इसको वैल्यू करेंगे। अगर अब एंकर बुक तो इसका क्लोज हो चुका है, तो आज आईपीओ खुल रहा है इसका, तो उसमें एक नज़र रखिएगा। इसका कंपैरेटिव कोई होगा नहीं, आईटी सर्विसेज कंपनी से आप कंपेयर नहीं कर पाएंगे इसको, क्योंकि एआई प्योर एआई कोई और है नहीं आज की डेट में। बट ग्लोबली हैं पैलेंटीर है, जो कि ऑलरेडी जो लिस्टेड है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। बट उसके अलावा डोमेस्टिक मार्केट में कोई कंपेरेबल दिख नहीं रहा है इस कंपनी के लिए आज की डेट में। तो कंपनी अच्छी है। 2 यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जिन्होंने किया है, जो कर रहे जिन्होंने इसको डेवलप किया है पिछले कुछ सालों में, मतलब 10-15 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है इनका इस फील्ड पे। और एक यूनिक निश कंपनी आ रही है यहाँ पर मार्केट में, जिसका टोटल वैल्यू होगा 15,400 करोड़ के ऊपर, अपर एंड ऑफ द प्राइस बैंड पे। सर, दूसरे जो आईपीओ की बात करें, अगर आई फाइनेंस की बात करें, तो उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? क्या उस आईपीओ में लोगों को पैसा लगाना चाहिए या नहीं? देखिए, आई फाइनेंस को आप देखें तो छोटी सी कंपनी है, एनबीएफसी है, जो एमएसएमई सेक्टर को कैटर करती है। 122 से 129 का प्राइस बैंड है। 1000 करोड़ रेज कर रही है, जिसमें 710 करोड़ जो है प्राइमरी है, बाकी जो है ऑफर फॉर सेल है। तो ये जो मनी है वो यूज़ करेंगे अपने कैपिटल शोरिंग के लिए।
कंपनी छोटी है, 3,150 करोड़ के आसपास का इसका मार्केट वैल्यू है। बट इंटरेस्टिंग ये है कि ये मीडियम और स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेस को लोन देती है। और उस चक्कर में अगर हम देखें तो इसका एक्सपोजर जो है उन्हीं सेक्टर में है। अच्छी तरह उन्होंने मेंटेन किया हुआ, अपने एनपीएस थोड़े से मेंटेन है इसके। हालांकि कुछ क्रेडिट कॉस्ट इंक्रीज हुआ है कुछ ऑफ लेट थोड़ा बहुत, बट इस सेक्टर में अगर हम देखें आज के डेट में तो काफ़ी ग्रोथ हो रहा है। जिस तरह से इनका निम मार्जिन है 14% से ऊपर का, वो सब एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है इसके लिए। देखने लायक होगा कि कैसे इसका डिमांड रहता है। एनबीएफसी में आप ये कह सकते हैं कि काफ़ी लोग हैं जो ऑलरेडी देते हैं, बट ये एक और कंपनी है जो एनबीएफसी है जो मीडियम एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस को लोन देती है। और इसमें मॉर्गेज भी है और इनका वर्किंग कैपिटल लोन भी है। तो इन्होंने होम मॉर्गेज भी शुरू किया इसके अंदर पिछले कुछ सालों में, जिसकी वजह से उनका मिक्स दोनों के बराबर 10% के आसपास मॉर्गेज है और बाकी वर्किंग कैपिटल लोन्स हैं, सिक्योर्ड है, मोस्टली सिक्योर्ड लोन्स हैं। तो वो एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर रहेगा इनका। और आगे कैसे ग्रोथ करता है वो तो मार्केट देखेगी, बट डिसेंट वैल्यूएशन दिख रहे हैं इसके। सजी सर, बहुत शुक्रिया समय निकालने के लिए और इन तमाम मुद्दों पर हमारे जो दर्शक हैं सुबह सुबह उनको गाइड करने के लिए। चलिए अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझते हैं कि बाजार में उनका मूड क्या है आज और कौन से शेयरों को लेकर बुलिश है। तो अगले 1.5 घंटे तक कम से कम हमारे साथ अब बिल्कुल कुर्सी की पेटी बांध के रहिए और बहुत सारे शानदार ट्रेड्स आपको मिलने वाले हैं। और शुरुआत करेंगे बाजार को लेकर, इंडेक्स को लेकर पहले व्यू से। हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ गए हैं, प्रदीप हल्दर हैं और रचित खंडेलवाल हैं और अंशुल जैन है। आप तीनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है 18 स्वदेश पर। शुरुआत करेंगे अंशुल जी आपसे। बेहतरीन संकेत और गिफ्ट निफ्टी 250 अंक ऊपर, राय आपकी निफ्टी बैंक को लेकर? सर देखिए, व्यू बुलिश ही रहेगा और अगेन रीजन वही है, एफआईआई का इंडेक्स डेटा अभी भी 1.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट फ्यूचर्स पे शॉर्ट है और फ्यूचर्स प्लस ऑप्शन मिला लें 4,97,854 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट है। ऑल टाइम हाई शॉर्ट्स 8,87,000 से हम काफी ऊपर आ चुके हैं, 3.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट कवर हो चुके हैं, लेकिन अभी भी लगभग राउंड फिगर करें तो 5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट है। और हम 2.5 लाख के नीचे ओवरसोल्ड मान लेते थे, अभी भी 5 लाख खड़े हैं। तो यहाँ से अगर ओवरसोल्ड कंडीशन 2.5 लाख तक भी आते हैं तो 2.5 लाख कॉन्ट्रैक्ट अभी भी शॉर्ट कवर होने बचे हुए हैं। तो उस लिहाज से फ्राइडे जो हमने डिस्कस किया था कि 25,670 इसके ऊपर ब्रेकआउट बनेगा निफ्टी पे और बैंक निफ्टी पे ब्रेकआउट बनेगा सम अराउंड 60,120 के ऊपर। तो इन दो लेवल्स के ऊपर जैसे ही हम अगर सस्टेन करते हैं, बैंक निफ्टी पे तो ऑल टाइम हाई आराम से टेस्ट कर लेंगे 61,600 62,000 की जोन, और निफ्टी में भी 26,277 जो प्रीवियस ऑल टाइम हाई था वहां पे जाके अटकेगा, क्योंकि जब नया ऑल टाइम हमने 368 के आसपास बनाया, टिका नहीं मार्केट वहां पे, तो प्रीवियस ऑल टाइम हाई 26,277 की अगेन अभी भी ब्रेकआउट पॉइंट है। उसके ऊपर वहां तक हम चले तो जाएंगे, उसके ऊपर सस्टेन करते हैं तो फिर नेक्स्ट लेग ऑफ तेजी आराम से डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगी। तो व्यू कंप्लीटली बुलिश है, बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी रहेगी, बट डिप्स पे अराउंड मूविंग एवरेजेस अगर बाई करेंगे तो आपको ये साइडवेज फेस से थोड़ा सा राहत मिली रहेगी। बिल्कुल। चलिए 3 मेहमान हमारे साथ ऑलरेडी जुड़े हुए हैं, एक और मेहमान को हम शामिल करते हैं। सौमिल मेहता हमारे साथ जुड़े हैं मेरे एसेट शेयर खान से। सौमिल गुड मॉर्निंग। शुरुआत चूंकि अब आपको पहले वेलकम किया तो एक काम करते हैं, पहले आपसे एक पिक ले लेते हैं कि आज की आपकी ट्रेडिंग पिक क्या होगी सौमिल? गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। ओवरऑल व्यू पॉजिटिव है, तो मैं ज्यादा इस समय लार्ज कैप्स पे फोकस कर रहा हूँ। देयर आर 2 स्टॉक्स जो मुझे बहुत अच्छे लग रहे हैं। पहला स्टॉक होगा भारती एयरटेल। भारती में कुछ समय से हमने थोड़ा सा गिरावट देखी थी और फिर से एक अपमूव शुरू हुआ है। हाई टॉप हाफ बॉटम फॉर्मेशन 200 डेली मूविंग एवरेज पे लास्ट वीक सपोर्ट लेके फिर से एक ऊपर की तरफ मोमेंटम शुरू हुआ। एक छोटा सा कंसोलिडेशन था 20 डेली मूविंग एवरेज के आसपास, जहां से ब्रेकआउट भी मिल चुका है ऑलरेडी। सो वील हैव अ स्टॉप लॉस अराउंड 1985 और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 2120 का होगा।
दूसरा स्टॉक है बजाज फाइनेंस। बजाज फाइनेंस में भी वेरी सिमिलर एक डाउन ट्रेंड देखने मिला था हमें, और वो डाउन ट्रेंड में फिर से एक एक स्पार्क आया है और यहाँ से हार्ट ऑफ हाफ बॉटम फॉर्मेशन बनना शुरू हुआ है। लास्ट 3 ट्रेनिंग सेशन में 200 डेली एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास थोड़ा सा कंसोलिडेशन हुआ था, जो ऑलरेडी ब्रेकआउट मिल चुका है ऊपर की तरफ। ग्रेट सेटअप यहाँ पे। बजाज फाइनेंस में स्टॉप लॉस रखेंगे 1983 पर और टारगेट ऊपर में होगा 2100। बजाज फाइनेंस पे आपने दिया टारगेट 19। बजाज फाइनेंस के लेवल से एक बार फिर से बता दीजिए सोमिल। स्टॉप लॉस होगा 1983 और Okay. टारगेट होगा 2100। मुझे लेवल्स कुछ मिसमैच हो रहे हैं क्योंकि 981 का बजाज फाइनेंस है अभी। अपॉलॉजीज हाँ। बजाज फिनसर्व रहेगा। बजाज फिनसर्व में जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 1983 का, सॉरी 983 का होगा, सॉरी 963 का होगा, और ऊपर में जो टारगेट होगा वो 1040 का होगा। चलिए, 2 पिक्स हैं जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी सुविधा के लिए मैं एक बार बता देता हूं कि भारतीय एयरटेल पहली पिक है। भारतीय एयरटेल पे आपको टारगेट रखना है 2120 का, 2120 का, और स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 1985 का, 1985 रुपए का। ये आपको थोड़ी देर पे स्क्रीन पे नजर आ जाएगी, ये प्लेट आपको दिख जाएगी। दूसरा बजाज फिनसर्व पे आपको रखना है नजर। बजाज फिनसर्व पे बाई की रेटिंग है, 963 का आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और आपको जो है सॉरी बजाज फाइनेंस बोला है, बजाज फाइनेंस बोला है 963 का और 1040 का आपको टारगेट रखना है। चलिए, ये 2 पिक्स हैं सोमिल की तरफ से। आगे बढ़ते हैं, प्रदीप हल्दर जी के पास चलते हैं। प्रदीप, आपके पास आना चाहेंगे और क्या आपने रखा है आज हमारे व्यूअर्स के लिए अपने पिटारे में? जी, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू विकास जी एंड सारे पैनलिस्ट को सुप्रभात। देखिए, एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा जितने भी स्टॉक्स को लेके मैं बात करने वाला हूँ। कोई भी स्टॉक्स में मेरा या हमारे कंपनी का कुछ भी पोजीशन नहीं होता है। ऐसे राय हम क्लाइंटों को भी देते हैं, हो सकता है उनके पास हो, हमारे पास नहीं है। एंड एक बार कोई भी ट्रेड करने से पहले आपका जो पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर है उनसे जरूर सलाह लेके आप ट्रेड कीजिए। देखिए, आज जो मैं 2 पेक लेके आया हूँ, एक है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। मुझे लगता है कि 8550 के आसपास चल रहा है। करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। इसमें पहला जो टारगेट निकल के आ रहा है 8950, सेकेंड टारगेट रहेगा 9450 एंड अबव जाने के लिए रेडी हो रहा है। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आपको 8150 में मेंटेन करना है। एंड सेकेंड जो कॉल लेके आज आया था मैं, वो है एक्वस लिमिटेड, AEQUS लिमिटेड। 140 के आसपास का प्राइस चल रहा है अभी। बेसिकली पर्टिकुलर स्टॉक एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग में ऑपरेशंस में अलग अलग टेक्नोलॉजी एंड वेंडर्स में काम करता है। सो अभी 140 के आसपास का प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि 132 एक स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट होना चाहिए 148, सेकेंड टारगेट होना चाहिए 155। एक स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस 132 के आसपास मेंटेन होना चाहिए एंड करेंट जोन से हम बाय करके जा सकते हैं। ठीक है, ये कुछ स्टॉक्स हैं जो प्रदीप के रडार पर आज रहेंगे। टारगेट स्टॉप लॉस के लेवल आपकी स्क्रीन पर आ गए हैं। चलेंगे रचित जी के पास। रचित जी बहुत ही तूफानी दौरा करके आ रहे हैं उत्तराखंड का। रचित जी, मजा आ गया, कहाँ कहाँ गए थे आप? अभिषेक सर, आपको गुड मॉर्निंग, विकास भाई को गुड मॉर्निंग, सारे को पैनलिस्ट को गुड मॉर्निंग। बिल्कुल सर, मैं तूफानी दौरा जब करते वापस आ रहा था तो मैंने देखा कि दिल्ली में भी तूफानी दौरा चालू हो रहा था डुकाटी पे। तो उसके बारे में मैं जरूर जानना चाहूंगा कि उस पे आपने क्या किया। मैं सर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा हैं उन्होंने छुट्टी नहीं दी थी संडे की, तो एक रिबेल मोड पे आ गया था। तो वेंसडे आफ्टर मार्केट आई सेड हो गया, अब चलो मैं खानाताल चला गया सर उत्तराखंड में फैमिली के साथ। आज शो में आना था तो कल सुबह 9 बजे चालू हुए थे वहां से और कंटिन्यूस ड्राइव करके रात को करीबन 9:30 बजे जब मैं घर पहुंचा तो अब मेरी जो शक्ल है वो बता रही है कि एग्जैक्टली कुछ ज्यादा ही तूफानी हो गया था। बट हाँ, इट वाज अ गुड एक्सपीरियंस और मौसम अच्छा था। उसके नहीं साथ नहीं, साथ क्या होता ना कि देखिए, शरीर थकता है रचित जी, शरीर थकता है लेकिन मन रिफ्रेश हो जाता है। तो उम्मीद करेंगे कि अब जो आपकी आज की कॉल्स होंगी ना, वो कुछ नए आइडियाज वाली होंगी। जरा बताइए कि कहां पर आप बुलिश हो रहे हैं और क्या खरीदना है आज? नहीं बिल्कुल सर, जो आपने बात कही बिल्कुल इन लाइन है। और मैं इसीलिए बोल रहा था कि यूजुअली मैं आता हूँ, बहुत बेरिश साउंड करता हूँ, कई बार बुलिश साउंड करता हूँ। और व्हाट बेटर मंडे मॉर्निंग कैन आई आस्क फॉर। कुछ कुछ रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। ट्रेड डील के जो एक इंटरिम ट्रेड डील के जो फाइन प्रिंट्स आए हैं उससे भी ऐसा लगता है कि मार्केट आज पॉजिटिव साइड में ही रहेगा। तो सर जहां तक बात है कॉल्स की,
क्योंकि मैंने ट्रेड डील और रिजल्ट्स की बात करी, पहले हम ले लेते हैं एक रिजल्ट रिएक्शन जो आज आपको देखने को मिल सकता है। एससीआई, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, रेवेन्यू मार्जिन सब में इंप्रूवमेंट देखने को मिला है। मैं समझता हूं ये आज आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। 221 लेवल्स पे चल रहा है, 232 244 के टारगेट्स होंगे, 209 रुपए का होगा आपका स्टॉप लॉस। कमिंस इंडिया की ओर अगर हम नजर डालें, इन लेवल्स पे अच्छा लग रहा है। 51% पेरेंटेज जो है वो इनकी यूएस साइड से ही है, और सारी सिचुएशन अब जिस तरीके से बनती हुई दिख रही है, हैवी मशीनरी, अभी जैसे प्रदीप भाई ने भी आपको एयरक्राफ्ट्स की कॉल दी, तो ये भी अच्छा लग रहा है। 4368 लेवल्स, 4480 और 4620, ये दो आपके टारगेट्स होंगे इसके लिए। स्टॉप लॉस नहीं लगता एट द वेरी फेस ऑफ इट हिट होगा, बट रखना एक इंपॉर्टेंट चीज है। 4240 का स्टॉप लॉस होगा। इसके साथ साथ एक और चीज ऐड कर देता हूं सर, जिस दिन ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हुआ था, स्टेट बैंक की हमने कॉल दी थी, आज वो भी कुछ ना कुछ धमाल करता हुआ दिखेगा। नहीं नहीं, स्टेट बैंक तो बिल्कुल धमाल करेगा क्योंकि नंबर काफ़ी एक्साइटिंग है और ख़ास तौर से अगर आप ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस देखेंगे तो वो तो काफ़ी दमदार नज़र आ रही है। जो एसेट क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव किया है, तो आज हो सकता है कि हम स्टेट बैंक को 1100 रुपये के ऊपर निकलते हुए देखें। देखते हैं कितना संभव हो पाता है, लेकिन ये चीज़ ज़रूर होगा कि आज एक जंग और होगी कि मार्केट कैप में एचडीएफसी के बाद वाली जो कुर्सी है वो किसके पास रहेगी। क्या आईसीआईसीआई बैंक उस पर रहेगा या फिर एसबीआई उस पर काबिज हो जाएगा? क्योंकि बहुत मामूली फर्क रह गया है दोनों बैंकों के मार्केट कैप में। 10 लाख करोड़ रुपए तो निश्चित तौर पर एसबीआई आज पार करने वाला, तो इस पर नजर रहेगी। और कमिंस, हमने स्ट्रांग बाई मोमेंटम देखी है बजट के अराउंड से अब तक। शुक्रवार को भी हमने देखा कि लोअर लेवल से अच्छे रिकवर कर रहा था शेयर ये, और आज कमिंस पर फिर से भरोसा जताया है रची जी ने। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जिन पर आज आपकी नजर होनी चाहिए आज के सत्र में। अंशुल जी, आखिर में आपके पास आएंगे। आप बताइए कि बाजार तो आज बढ़िया रहने वाला है, कोई दो राय नहीं, तो तेजी के ही सौदे होंगे, कहां पर भरोसा है आपका? सर देखिए, पहले तो मैं सोमिल जी के साथ एग्री करूंगा कि लार्ज कैप्स का बोलबाला रहेगा, तो एक लार्ज कैप रहेगा। दूसरा, मिड कैप स्मॉल कैप पलटना चालू हुए हैं, तो माइक्रो कैप 250 से एक स्टॉक लेके आया हूं। पहले लार्ज कैप टाइटन, 97 वीक्स का पूरा वीसीपी पैटर्न का ब्रेकआउट था, 4 हफ्ते लगा के रीटेस्ट किया है। लास्ट वीक में ब्रेकआउट कैंडल बनी है, डेली चार्ट पे एक फ्लैग पैटर्न है। 4140 पे बाई करना है, 4100 का स्टॉप लॉस रहेगा और 4180 का टारगेट रहेगा। दूसरा सिमिलर स्पेस से रहेगा, जेम्स एंड ज्वेलरी स्पेस से ही थंगमलाई ज्वेलर्स, निफ्टी माइक्रो कैप 250 का हिस्सा है। पिछले 13 हफ्ते से एकदम टाइट रेंज में था। टाइट रेंज इसलिए थी कि जैसे निफ्टी गैप अप खुला था और मूविंग एवरेज के लिए वेट कर रहा था कैचअप होने का। ये भी बढ़िया मूव देने के बाद मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए वेट कर रहा था ऑन द वीकली चार्ट, जो अब 10-20 वीक मूविंग एवरेज कैचअप हो चुके हैं। फ्राइडे को वापस से एक फ्रेश ब्रेकआउट कैंडल बनी है, तो थंगमलाई ज्वेलर्स भी बाई करके चल सकते हैं। 3400 के पास क्लोजिंग है, 3400 में बाई करना है। 3350 का स्टॉप लॉस रहेगा और 3500 का टारगेट रहेगा। 10,600 करोड़ का मार्केट कैप है, तो एक 10% की मूव आना इसके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हम कंजर्वेटिव 3-3.5% की अप मूव टारगेट लेके चल रहे हैं। बिल्कुल, तो ये दो पिक्स आपकी स्क्रीन पर, थंगामाई ज्वेलर्स 3500 का टारगेट, 3350 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, 3400 के आसपास भाव चल रहा है। और दूसरी जो पिक है वो भी आपकी स्क्रीन पर आ जाएगी अभी थोड़ी देर में, टाइटन की, जिसमें आपको टारगेट रखना है 4180 का, स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 4100 पे, और अभी इस वक्त जो भाव चल रहा है वो 4140 का चल रहा है। ये अंशुल जी की तरफ से नजरिया है, ये दो कॉल्स आपको अंशुल जी की तरफ से मिली। एक राय, एक काम करते हैं, एसबीआई पर भी ले लेते हैं क्योंकि एसबीआई के नतीजे बड़े शानदार आए। ये राय इस पर लेते हैं अंशुल जी से ही। अंशुल जी, एसबीआई के नतीजे आपको कैसे लगे ओवरऑल? सर नतीजे तो देखिए अच्छे हैं, और नतीजों से ज्यादा अच्छे चार्ट्स दिख रहे हैं। चार्ट पे 840 पे जो कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट आया था, फुल पोटेंशियल उसका अपमूव 1150 रुपए तक आना है, तो अभी भी यहाँ पे 100 रुपए की जगह बची हुई है। और इसके साथ चूंकि बाकी सारे पीएसयू बैंक्स भी रिलेटिव स्ट्रेंथ अच्छी सेटअप कर रहे हैं, महाराष्ट्र बैंक देख लीजिए, इंडियन बैंक देख लीजिए, या बैंक ऑफ बड़ौदा देख लीजिए, कैन बैंक देख लीजिए, तो ये पूरे सारे बैंक्स एक साथ चलते हुए दिख रहे हैं। एंड एसबीआई बीइंग द लीडर, तो यही लीड करना चाहिए। 1150 तक का आपका टारगेट रहेगा, जो 840 के कप कैंडल पैटर्न ब्रेकआउट का टारगेट भी है। तो अभी है यहाँ पे लगभग 90 से 100 रुपए की अपसाइड अभी बची हुई है।
बिल्कुल। तो 90 से 100 रुपए की अपसाइड बची हुई है एसबीआई के ऊपर, ये राय अंशुल जी की तरफ से। चलिए, हमारे जितने भी टेक्निकल एनालिस्ट आज जुड़े हुए हैं वो सारे टेक्निकल एनालिस्ट जो है वो काफी बुलिश साउंड कर रहे हैं, मार्केट को लेकर काफी पॉजिटिव है। जरा एक फंडामेंटल चेक भी लेते हैं, और फंडामेंटल चेक लेने के लिए इस वक्त हमारे साथ बाजार के जाने माने दिग्गज जियोजीत इन्वेस्टमेंट से गौरांग शाह जुड़े हुए हैं। गौरांग सर, गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका 18 नाउ स्वदेश पर। और आज तो मूड माहौल पॉजिटिव है, हर तरफ से पॉजिटिविटी दिख रही है, हरे निशान में हर तरफ दिख रहे हैं हम। क्या लग रहा है आपको आज के बाजार को लेकर? क्या ट्रेंड रिवर्सल हो गया, मार्केट अब यहां से चलने चाहिए, या फिर एक कंसोलिडेशन दिखेगा अगले 2-3 दिन? धन्यवाद विकास जी, आपका सभी को सादर प्रणाम और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। एक छोटा डिस्क्लोजर दे देते हैं कि जो भी निवेश लायक रणनीति आज प्रातःकाल इस कार्यक्रम में रखेंगे, ये हमारी बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटल रिसर्च टीम की राय है। इसमें हमारी कंपनी जियोजीत अथवा मेरा किसी भी प्रकार का व्यक्तिगत निवेश नहीं है, ना ही किसी प्रकार का वित्तीय लाभ मिलता है, ना ही किसी प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेकिन इसी स्तर पर आए हम हमारे क्लाइंट्स को देते हैं, संभव है कि उनका निवेश हो। तो जब मूड माहौल ठीक नहीं था तब भी हमारा मूड माहौल ठीक था विकास जी। ये देखिए, ये दूरदृष्टि की बात है, और आपके पास जोखिम झेलने की क्षमता कितनी है, और आपके पास निवेश लायक रणनीति क्या है, और क्या आप शेयर बाजार को समझते हैं या फिर आप सट्टा खेलते हैं। तो अगर छोटी मध्यम अवधि के लिए आपने कुछ किया होगा शेयर बाजार में, तो मैं तो सक्षम नहीं हूं टिप्पणी करने के लिए, लेकिन लंबी अवधि के लिए मेरे ख्याल से हर एक गिरावट एक खरीदारी का मौका होता है। ये बात मैंने कई बार पहले हमारे ही चैनल ईटी नाउ स्वदेश पर और हमारी सहयोगी चैनल ईटी नाउ पर की थी, और आज भी कर रहा हूं और भविष्य में भी करूंगा। मैंने ये भी कहा है कि ये जो अमेरिका और भारत के बीच में घोषणा हुई टैरिफ डील को लेकर के, स्पष्टीकरण अभी तक आया नहीं, स्पष्टीकरण मेरे ख्याल से आने वाले समय में आएगा। और जब वो ऊपर के तरफ के दायरे बने थे, नीचे पिछले हफ्ते भी मैं कई बार आपके चैनल से जुड़ा था ईटी नाउ स्वदेश पर, मैंने एक ही कहा था कि खरीदारी का मौका है, लंबी अवधि का नजरिया रखें, सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें, डोंट बाय क्वांटिटी बाय क्वालिटी, ये बात मैंने स्पष्ट रूप से की है। तो देखिए, बाजार एक नया सर्वोच्चम स्तर मेरे ख्याल से बहुत जल्द बना देगा, और यहां से और ऊपर के तरफ के दायरे हमें दिख रहे हैं। तो बिना संकोच किए सक्षम और मजबूत कंपनियों में निवेश करें। आप बाजार को टाइम करने का प्रयास मत कीजिए, बाजार में निवेश करके अपने निवेश को समय दीजिए। ये परिभाषा और ये जो रणनीति है वो हमेशा कारगर साबित होती है शेयर बाजार में। और एक बात, लालच को सीमित रखिए। अगर आपको मुनाफा मिल रहा है तो धीरे धीरे जैसे निवेश करना एक कला होती है, वैसे मुनाफा समेटनी भी एक कला होती है। और सबसे जरूरी और सबसे जो है वो रेयर कला है ये कि मुनाफा समेटना कब है, ये समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है कई बार व्यूअर्स के लिए। चलिए, अब एक काम करते हैं, क्योंकि इस वीकेंड के दौरान बहुत सारे नतीजे आए, बहुत सारी खबरें आई, तो हमारी सहयोगी मिताली ने सारी चीजें इकट्ठी करी हैं, सारी खबरें इकट्ठी की हैं। 2 हिस्सों में समझते हैं। पहले समझते हैं कि कौन से नतीजे अहम आए जिन्हें आज हमें देखना चाहिए, जिन पर नजर रखनी चाहिए। मिताली, कौन से नतीजे आए जिन पर हमें नजर रखनी चाहिए आज? जी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले टाटा स्टील की बात कर लेते हैं। यहाँ पे रेवेन्यू में करीबन 6% का इजाफा दिखाया है Q3 के नंबर्स में। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो वहाँ पे 8 गुना इनका प्रॉफिट बढ़ के जो 327 करोड़ था वो बढ़कर अब 2700 करोड़ के आसपास आता हुआ नजर आया है। एबिटा मार्जिन्स में भी एक्सपेंशन देखने को मिला है, लेकिन एबिटा पर टन जो है वहाँ पे 12% का क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है, यानी रियलाइजेशन फ्रंट पे थोड़ी प्रॉब्लम्स कंपनी फेस कर रही है। इसके साथ ही SBI ने भी अपने नंबर्स पेश किए और पॉजिटिव साइड पे देखने को मिल रहे हैं नंबर्स। नेट इंटरेस्ट इनकम में करीबन 9% का इजाफा साल दर साल रजिस्टर होता हुआ नजर आया। वहीं अगर आप PPOP की बात करें तो वहाँ पे 40% का ईयर ऑन ईयर ग्रोथ कंपनी ने रजिस्टर करता हुआ नजर आया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की बात करें तो 24% की सालाना आधार पर ग्रोथ रजिस्टर होती हुई नजर आ रही है। एसेट क्वालिटी फ्रंट पे भी इंप्रूवमेंट देखने को मिला है क्वार्टर दर क्वार्टर, और साथ ही नेट इंटरेस्ट मार्जिन जो है वो 3.12% पर आता हुआ नजर आया, यानी मार्जिनल क्वार्टर दर क्वार्टर इंक्रीमेंट यहाँ भी देखने को मिला है। साथ ही किम्स ने भी अपने नतीजे जारी किए। रेवेन्यू फ्रंट पे करीबन 29% का इजाफा देखने को मिला है, लेकिन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखें तो वहाँ पे करीबन 40% की डिक्लाइन भी कंपनी ने रजिस्टर करी है। इसके साथ ही उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक इन्वेस्टमेंट का अनाउंसमेंट किया है करीबन 100 करोड़ रुपए का, जिसका वो यूटिलाइजेशन करने वाले हैं अपना स्टेक बढ़ाने में सनशाइन हॉस्पिटल में, और जो स्टेक है वो बढ़कर अब 75.53% पे आता हुआ नजर आएगा।
साथ ही जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की बात करें तो नंबर्स स्टैंड अलोन साइड पे थोड़े डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम करीबन 14% पे बढ़ता हुआ नजर आया है, लेकिन इनका जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है वहाँ पे करीबन 91% का डिक्लाइन हमने साल दर साल बेसिस पे देखा है। और साथ ही Q3 में RBI ने जो इनका यूनिवर्सल बैंकिंग लाइसेंस था वो भी रिटर्न कर दिया है और कंपनी का कहना है अब वो वापस से सही टाइम आने पे इसको अप्लाई करेंगे। सुलह वाइनयार्ड्स के नंबर्स भी आते हुए नजर आए। रेवेन्यू में करीबन 10% का डिक्लाइन देखने को मिला है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 68% से कम होता हुआ नजर आ रहा है। क्रॉम्पटन ग्रीव्स ने भी अपने नतीजे जारी किए। रेवेन्यू में करीबन 7% का इजाफा दिखाया है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 11% से कम होता हुआ नजर आ रहा है। साथ ही कंपनी ने इलेक्ट्रिक वायर और केबल में भी अपनी एंट्री का अनाउंसमेंट कर दिया है। इसके साथ ही IDBI बैंक पे भी आज नज़र रखिए, क्योंकि कोटक महिंद्रा बैंक का कहना है कि वो बिडिंग प्रोसेस में कोई भी पार्टिसिपेशन नहीं कर रहा, लेकिन यहाँ पे जो बिडिंग प्रोसेस है वो काफ़ी अच्छी तेज़ी गति से आपको देखने को मिलेगा डिसइन्वेस्टमेंट के तौर पर। PFC REC को भी रखेगा जो अपनी फोकस पे कंपनी के बोर्ड्स ने दोनों का मर्जर के लिए मंजूरी दे दी है। यहाँ पे PB फिनटेक के यहाँ से भी एक खबर आ रही है। बोर्ड ने क्लैरिफिकेशन दिया है कि फिलहाल के लिए कोई भी QIP का प्रपोजल वो अभी ध्यान में नहीं रख रहे, जिस पे कोई भी कार्रवाई की आगे गुंजाइश उन्हें नहीं दिख रही है। बिल्कुल, तो ये वो नतीजे हैं जिनके ऊपर आपको नज़र रखनी है। चलिए कुछ और खबरों वाले शेयर जो है वो मिताली के पास हैं, उन खबरों वाले शेयरों पर भी एक बार नज़र रखते हैं। मिताली, कौन से खबरों वाले शेयर हैं जिन पर हमें नज़र रखनी चाहिए नतीजों के अलावा? जी, सबसे पहले आज बेजल प्रोजेक्ट्स को रखिएगा अपने रडार पे। कंपनी को एक मेगा ऑर्डर हाथ लगा है करीबन 400 करोड़ रुपए का पावर ग्रिड कॉरपोरेशन से। अशोका बिल्डकॉन को भी 2 प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नजर आए हैं, तो ये भी आज रहने वाला है फोकस में। करीबन 1314 करोड़ रुपए के ये ऑर्डर्स कंपनी को हाथ लगे हैं। टाटा केमिकल्स की बात करें तो कंपनी ने अनाउंस किया है कि वो 515 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं नई मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, जो कि तमिलनाडु में सिचुएटेड है। इसके साथ ही ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स को भी रखेगा अपने रडार पे। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव खबर है, उन्होंने 87% का स्टेक एक्वायर किया है ऑरेंज कोई में 73 करोड़ रुपीस के लिए, और ये मेटल इंजेक्शन मोल्डिंग सेगमेंट में उनकी जो प्रेजेंस है उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नजर आएगा। इरेडा की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव अपडेट है। बोर्ड ने मंजूरी दे दी है 2994 यानी 2994 करोड़ के आसपास के QIP के लिए, इनके रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग सेगमेंट को बूस्ट देने के लिए। ई-पैक ड्यूरेबल्स भी आज रहने वाला है फोकस में। कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है, इन्हें 7.36 करोड़ का फेज 3 इंसेंटिव मिला है। औरोबिंदो फार्मा के लिए नेगेटिव खबर सामने आ रही है। इनका जो US FDA वाला इंस्पेक्शन है वो खत्म हुआ है, लेकिन यहाँ पे 11 मटेरियल ऑब्जर्वेशन प्रोसीजरल ऑब्जर्वेशंस भी सामने आई है कंपनी के लिए। गुजरात अल्कालीज को भी रखेगा जो अपने रडार पे। कंपनी ने अप्रूव कर दिया है कैपेसिटी एक्सपेंशन, जिसमें करीबन 1029 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करने वाली है कैपेसिटी को बूस्ट करने के लिए। प्रताप स्नैक्स की बात करें तो कंपनी के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर है, उन्होंने 425 करोड़ का एक नया ग्रीनफील्ड इन्वेस्टमेंट प्रोजेक्ट अनाउंस किया है, जिसकी कैपेसिटी करीबन 60,000 MTPA रहने वाली है और ये प्लांट इंदौर में सिचुएटेड रहने वाला है। IPCA लैब्स को भी रखिएगा जो अपने रडार पे। कंपनी को वॉलंटरी एक्शन इंडिकेटेड अप्रूवल मिल गया है US FDA इंस्पेक्शंस के, और फैसिलिटी को मिनिमल एक्सेप्टेबिलिटी स्टेट ऑफ कंप्लायंस भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। इसके साथ ही लास्टली सिप्ला पे भी नजर रखिएगा। इनकी जो GST डिपार्टमेंट से सर्च और इंस्पेक्शन जारी हुआ था वो अब समाप्त हो गया है और कोई भी मटेरियल इम्पैक्ट उनकी ऑब्जर्वेशन से आता हुआ नहीं नजर आ रहा है। तो ये कुछ तमाम स्टॉक्स उनको रखना चाहिए आज अपने फोकस में। बिल्कुल, तो बहुत सारी खबरें, बहुत सारे नतीजे, तमाम स्टॉक्स जो मिताली ने सामने रखे हैं उन सब पर हमें राय भी लेनी है, लेकिन राय लेंगे उसके पहले एक छोटा सा ब्रेक लेके वापस लौटेंगे। कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट भी हैं वो भी लेकर आएंगे और तमाम स्टॉक्स पर आपको राय भी दिलवाएंगे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है पावर ट्रेड में। और चलिए नतीजों को लेकर, खबरों को लेकर चर्चा करते हैं और समझते हैं कि आपके लिए मौके आज अच्छा कहां पर बन सकता है। फटाफट राय लेंगे। और नतीजों में टाटा स्टील के नंबर भी आए और काफ़ी दमदार नतीजे उन्होंने पोस्ट किए हैं। मार्जिन लगभग इनके 330 बेसिस पॉइंट बढ़े हैं और मुनाफे का आंकड़ा तो बहुत ही शानदार मल्टीफोल्ड जंप दिखाई देगा अगर आप ईयर ऑन ईयर बेसिस पर देखेंगे। टाटा स्टील वैसे भी अब ट्रेंड में है, 197 रुपीज़ के प्राइसेस है। राय इसको लेकर क्या होगी आपके रचित जी? सर देखिए, टाटा स्टील रेवेन्यू नंबर सारे अच्छे लग रहे हैं। जिस तरीके से इसने एक अपमूव दिखाया है अभी कंटिन्यूड रह सकता है, बट
लुकिंग एट द टेक्निकल चार्टिकल पैटर्न्स, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है हायर लेवल पे एक बार अरेस्ट जरूर होगा ये। और जिस तरीके से पोजीशनड है अभी रिसेंट टाइम्स में 203 रुपए का इसने एक 52 वीक हाई रजिस्टर किया था। मैं समझता हूँ 206 208 लेवल्स पे आज रिएक्शन आता हुआ दिखेगा, वहां से हल्का सा करेक्ट कर सकता है। तो जिनके पास है वो अपनी पोजीशन मेंटेन करें, और जिनके पास नहीं है एक करेक्शन की वेट करें। कहीं भी 188 192 की रेंज में दिखे तो ज्यादा अट्रैक्टिव होगा। आज खरीदारी की नहीं, हाई लेवल पे एग्जिट की कॉल होगी। ठीक है, हायर लेवल पर एग्जिट की कॉल होगी टाटा स्टील को लेकर। श्री सीमेंट के नंबर आए हैं और हम देख रहे हैं कि रेवेन्यूज जो हैं वो 5% बढ़े हैं। एबिडा की बात करें तो उसमें नरमी है, और मार्जिन भी हम देख रहे हैं कि नरम है इनका श्री सीमेंट का। इस पर सोमेल भाई आपसे राय जानना चाहेंगे, श्री सीमेंट क्या करें आज? श्री सीमेंट में देखिए इन द वेरी वेरी शॉर्ट टर्म अगर देखें, इन द लास्ट 1-1.5 महीने पहले एक एंडिंग डायगोनल का पैटर्न का ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हुआ था। अभी इस समय ऑन द वीकली चार्ट्स एक कंसोलिडेशन चल रहा है, और मुझे लगता है कि ये कंसोलिडेशन ऊपर की तरफ टूटेगा। वील वेट एंड वॉच। ऊपर में जो ब्रेकआउट के लेवल्स हैं वो अराउंड 28,050 के ऊपर है। 28,050 के ऊपर अगर सस्टेन हो जाता तो मुझे लगता है कि ऊपर में फिर से एक नई रैली शुरू हो सकती है। आई एम बुलिश ऑन सीमेंट सेक्टर, और ये जो श्री सीमेंट है वो एक प्रेफर्ड पिक की तरह आता है, लेकिन ब्रेकआउट के लिए डेफिनेटली वेट करना चाहिए। ऊपर में जो टारगेट्स बनते हैं वो अराउंड 30,300 के आसपास के बनते हैं। दिस इज नॉट अ शॉर्ट टर्म ट्रेड, ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए आप सोच के चले, शॉर्ट टर्म में ट्रेड करने की कोशिश ना करें इसे। ठीक है, श्री सीमेंट को लेकर ये व्यू हो गया। आज अरविंदो फार्मा के शेयर पर भी फोकस रहेगा, और हमने देखा था कि शुक्रवार को क्लोजिंग अच्छी आई थी। कंपनी वैसे अच्छी है काफ़ी, हालांकि यूएसएफडीए को जांच में 11 ऑब्जर्वेशन मिले हैं अरविंदो फार्मा को लेकर, तो ये थोड़ी से मुश्किल बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। राय ले लेते हैं इस पर गौरांग सर से। गौरांग सर गुड मॉर्निंग। अरविंदो फार्मा को लेकर क्या स्ट्रेटजी बनाएं? आज हो सकता है थोड़ा गैप के साथ नीचे खुलेगा शेयर ये। आपको भी प्रणाम अभिषेक जी, और शुभ प्रभात हमारे तरफ से। तो देखिए, खबरों को लेकर के छोटी मध्यम अवधि में सकारात्मक नकारात्मक असर आता है, निर्भर करता है कि खबरें किस तरफ और किस प्रकार से आती है अभिषेक जी। लंबी अवधि के लिए बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है। एक मझौली कंपनी है अरविंदो फार्मा क्षेत्र की, और जिस प्रकार से ये जो भारत, यूरोपियन यूनियन, भारत, अमेरिका, भारत, न्यूजीलैंड, भारत, ऑस्ट्रेलिया, बाकी अन्य खाड़ी देशों के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट और जो बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट वगैरह की जो बातचीत हो रही और जो होगी आने वाले भविष्य में, उसका एक सकारात्मक सा रुझान हमें लग रहा है कि फार्मा क्षेत्र पर आएगा। तो लंबी अवधि के लिए तो निवेश की राय है। बिल्कुल, तो लंबी अवधि के लिए निवेश की राय अरविंदो फार्मा पर। चलिए एक और खबर, एक और कंपनी पे हम थोड़ा नजर डालते हैं। क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दो चीजें हुई हैं, पहला एक तो नतीजे अच्छे हैं, 7% के आसपास जो है वो रेवेन्यू बढ़ा है। दूसरा कि कंपनी ने अनाउंस किया है कि वायर एंड केबल के सेगमेंट में वो एंट्री करने वाले एक नए लॉन्च के साथ। एक राय इस पर लेते हैं रचित से। रचित, क्या चार्ट पर भी ये कंपनी आपको मजबूत नजर आती है? नतीजे और कंपनी के जो ये खबरें हैं वो तो काफी पॉजिटिव नजर आ रही हैं। देखिए, ये न्यूज एक पॉजिटिव न्यूज है, और एक आपको रिएक्शन भी देखने को मिल सकता है। बट चार्टिकल पैटर्न्स अगर आप देखेंगे तो ये अपने जो 50 DMA है उसके बहुत पास है। एक रिएक्शन आएगा भी तो कहीं ना कहीं ऐसा मुझे लगता है कि 256 258 लेवल्स पे आपको ये थकता हुआ दिखेगा। ट्रेंड चेंज होने के लिए अभी आपको इसको थोड़ा सा टाइम देना होगा। हो सकता है 1-2 क्वार्टर्स के नंबर्स उस तरीके से मेंटेन होते हुए आए, और उसके बाद जब ये 274 लेवल्स के ऊपर मेंटेन करना चालू करेगा तब एक ट्रेंड चेंज होगा। तब तक मैं कहूंगा कि फॉर द टाइम बीइंग सेल और एवरी राइज होगा। और अगर आप एक मध्यम से लंबी अवधि के निवेशक हैं तो लोअर लेवल्स पे एक स्टैगर्ड मैनर में अपने बाइंग जनरेट कर सकते हैं। एक टर्न अराउंड स्टोरी अभी बनती हुई नहीं दिख रही। बिल्कुल, तो टर्न अराउंड स्टोरी अभी नहीं बनती हुई दिख रही है। चलिए एक काम करते हैं, एक और कंपनी पर राय लेते हैं। पीएफसी आरईसी को लेकर खबर यह है कि पीएफसी और आरईसी के मर्जर को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। ये मर्जर जो है वो अब हो जाएगा। इस पर एक राय इन दोनों कंपनियों पर एक बार लेते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, क्या राय है इन दोनों कंपनियों पे, पावर फाइनेंसिंग से जुड़ी हुई इन कंपनियों पे? आरईसी पर आपका प्रश्न है तो एक समय पर हमारी कवरेज थी, हाल फिलहाल तो कवरेज नहीं है, लेकिन जो भी घोषणा है माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में की है आरईसी और पीएफसी को लेकर के, और जो
बातें ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी हुई ये कंपनी है, जो भी बातें हमारे और आपके समक्ष है। मुझे लग रहा है कि एक सकारात्मक सा रुझान आने की पूरी संभावना है, पहली बात। दूसरी बात, नई ऊर्जा उत्पादन क्षमता जुड़ेगी और उसके लिए कुछ कंपनियों की जो सेवाएं हैं वो बहुत ही अनिवार्य है, चाहे वो आरईसी हो गई, चाहे वो पीएफसी हो गई, या फिर ऊर्जा वितरीकरण करने वाली एक बहुत ही बड़ी और सक्षम वर्चुअली मोनोपोली कंपनी है भारत सरकार की, वो है पावर ग्रिड। पावर ग्रिड पर बुनियादी दर के आधार पर खरीदारी की राय है, लेकिन जो भी घोषणा बजट में हुई है उसका सकारात्मक सा रुझान पीएफसी और आरईसी पर पड़ेगा। विशेष टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। बिल्कुल। तो पावर ग्रिड पर ये आपको रुझान निश्चित तौर पे पॉजिटिव दिख रहा है, लेकिन पीएफसी आरईसी पर गौरांग सर की कवरेज नहीं है, लेकिन ओवरऑल खबरों को लेकर वो पॉजिटिव रुख बता रहे हैं। चलिए एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस लौटेंगे तो कुछ और खबरों वाले शेयरों पर, कुछ ब्रोकर्स की रिपोर्ट पर बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। के साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और मेरे साथ मुंबई स्टूडियो से मेरे सहयोगी विकास सिन्हा भी जुड़ गए हैं और इसके अलावा 4 दमदार एक्सपर्ट्स का पैनल हमारे साथ है। अंशुल जैन हैं, सोमिल मेहता हैं, प्रदीप हल्दर हैं और आपको फंडामेंटली शेयरों को लेकर, बाजार को लेकर गाइड कर रहे हैं बाजार के जाने माने एक्सपर्ट हैं गौरांग शाह। बाजार के प्री ओपन लेवल थोड़ी देर में आ जाएंगे आपके सामने और प्री ओपन के लेवल भी बहुत शानदार आने वाले हैं। थोड़ा सा हो सकता है कि अपॉर्चुनिटी मिस हो, क्योंकि बाजार जब गैप के साथ खुलता है तो नए ट्रेडर्स को पार्टिसिपेट करने में थोड़ी सी मुश्किलें हो जाती हैं, क्योंकि आज के लिए जो संकेत हैं वो काफी अच्छे हैं। ग्लोबल बाजारों में रौनक है, डाउ जोन्स ने नया रिकॉर्ड बनाया, निकेई में हम देख रहे हैं कि 4-4.5% की अच्छी तेजी है, नए हाइस पर निकेई है। और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंडिया यूएस के बीच में ट्रेड एग्रीमेंट हो गया है, ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी हो गया है, एफआईज की बाइंग लौट आई है और नतीजों का भी दमखम बाजार में आज के सत्र में दिखने वाला है। लेकिन थोड़ी देर पहले हम पढ़ रहे थे कि आज हैप्पीएस्ट माइंड्स के नतीजे आएंगे और एक क्यूरियोसिटी पैदा हुई ये जानने की कि आपकी रणनीति होनी क्या चाहिए। हैप्पीएस्ट माइंड्स, गौरांग भाई आपसे राय जानना चाहेंगे। देखिए जब कंपनी जब शुरू हुई, अशोक सूटा ने जब इसको शुरुआत की, काफी ज्यादा हमने चर्चा इसकी सुनी और उसके बाद कहीं कंपनी खो सी गई सर। और अगर हम रिकॉर्ड हाई से देखेंगे तो लगभग 70-75% नीचे आके अब ये कारोबार कर रही है। राय क्या होगी आपके नतीजों से पहले? गौरांग भाई आपसे राय जानना चाहेंगे इस पर। क्षमा चाहता हूं अभिषेक। हैप्पीएस्ट माइंड पर देखिए, एक तो पहले जो नतीजे इनके आए थे ऐतिहासिक स्तर पर कमजोर थे। एक छोटी से मझौली कंपनी है ये, लेकिन बुनियादी दर के आधार पर हमारी कवरेज है, ये डिस्क्लोजर है मेरे तरफ से और लंबी अवधि के लिए हमने निवेश की राय दी है हैप्पीएस्ट माइंड पर। देखिए टिप्पणी जो मैनेजमेंट ने करी है कारोबार लेकर भविष्य को लेकर के, उससे एक साझा समय आने वाला लगता है, नतीजों पर सुधार हो सकता है। धीरे धीरे करके सुधार होगा, एकदम से नहीं होगा, क्योंकि एक आईटी क्षेत्र की कंपनी है अभिषेक भाई। निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते हैं। और अगर आपने ऊपरी स्तर पर निवेश किया है हैप्पीएस्ट माइंड पर तो इस स्तर पर थोड़ा बहुत जोड़ भी सकते हैं, मगर धीरे धीरे करें। पूरी ताकत लगा करके एक ही समय पर पैसे लगाने की कोई आवश्यकता नहीं। ठीक है, हैप्पीएस्ट माइंड्स में थोड़ा स्टैगर्ड मैनर में आपको बाइंग करनी चाहिए। शुरुआत इसकी पॉजिटिव होने के संकेत मिल रहे हैं। प्री ओपन में फिलहाल 2% ऊपर आपको नजर आएगा, लेकिन आईटीसी में हमने देखा कि शुक्रवार के सत्र में जबरदस्त शॉर्ट कवरिंग हुई और काफी समय के बाद हमने देखा कि यह शेयर निफ्टी का टॉप गेनर था। 325 रुपए के भाव हैं। राय आपसे प्रदीप जी इस पर लेना चाहेंगे। आईटीसी कितने कन्विंस्ड हैं आप शुक्रवार की रिकवरी से और क्या ये सस्टेन कर पाएगी रिकवरी? जी बिल्कुल अभिषेक जी, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से प्राइस सिग्निफिकेंटली 390 400 के आसपास से लगातार नीचे आ रहा था और हमने देखा ऑलमोस्ट 300 के आसपास सपोर्ट ले लिया है, मुझे लगता है कि अभी ये रैली कंटिन्यू होना चाहिए। एक स्टैगर मैनर पे बाय करने का सलाह रहेगा। 320 325 इज अ वेरी गुड रेंज, फेयर वैल्यूएशंस है। अगेन आपको अगर आप एज ए इन्वेस्टमेंट व्यू से भी देखते हैं, मुझे लगता है कि 300 ही आपके लिए एक स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगेन आपको 385 400 प्लस आते हुए दिखाई देंगे। ठीक है, आईटीसी को लेकर ये व्यू हो गया।
कुछ और शेयरों की अगर हम बात करें, अगर हम अच्छा नतीजों की एक बार जरा बात कर लेते हैं, तो उसमें सूला वाइनयार्ड के नंबर आए हैं और नंबर काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं कि ख़राब हैं। वैसे भी लगातार पिटाई का शिकार हो रही है कंपनी, और आप प्रॉफिट देखिए लगभग 67.5% गिर गया। शेयर के भाव देखिए 185 रुपये के आसपास के आ गए हैं, और अगर हम इसके IPO प्राइस की बात करें तो वो 350-400 रुपये के आसपास कुछ था सूला वाइनयार्ड्स का। गुरांग भाई, सूला वाइनयार्ड्स पर आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे, और उसकी वजह ये है, अच्छा ठीक है गुरांग सर नहीं है, लेकिन एक राय जरा ले लेते हैं इस पर। आप अंशुल जी, आप राय दीजिए सूला वाइनयार्ड पर। छोटी छोटी कंपनीज पर ना आपकी बड़ी पारखी नजर रहती है, इसलिए भी पूछना चाह रहे हैं आपसे। अब तो इनकी मुश्किलें और बढ़ जाएंगी। EU के साथ हमने जो FTA जो साइन कर लिया है, तो विदेश से जो लिकर आती है वो थोड़ी सस्ती हो जाएगी, तो कंपटीशन तो इनके लिए और बढ़ने वाला है। आपकी राय सूला वाइनयार्ड को लेकर? तो देखिए, माइक्रो कैप में कोई भी स्टॉक अपने ऑल टाइम हाई से 15 या 15 बेंचमार्क होता है, आप मैक्सिमम 25% दे सकते हैं। उसके बाद स्टॉक में लॉन्ग रहना खतरे से खाली नहीं होता है, और इस स्टॉक में पिछले 25 महीने में 74% का करेक्शन है। ओवरसोल्ड टेरिटरी में है, रिवर्सल के अभी भी कोई साइन नहीं है, न्यूज एक्सट्रीमली खराब है, रिजल्ट भी खराब आ रहे हैं, तो बाउंस बैक का एक जो सिग्नेचर बना था लास्ट वीक में, वो भी प्रोबेबली नलीफाई होते हुए दिखेगा। किसी भी कीमत पे इस स्टॉक को 175 प्रोटेक्ट करे रहना पड़ेगा। अगर नहीं करता है तो फिर 145 तक की डाउनसाइड देखने के लिए मिलेगी। तो डाउनसाइड जरूर दिख रही है, बट 174 175 जोन टूटने के बाद नई डाउनसाइड मिलेगी। अगर वो लेवल प्रोटेक्ट होता है हर खराब न्यूज के बाद भी, तो फिर एक बाउंस बैक की संभावना बनेगी। बट क्या बाउंस बैक में पार्टिसिपेट करना चाहिए? 75% गिरने के बाद जो ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है, बिल्कुल भी किसी तरह के लॉन्ग पोजीशन सोचनी भी नहीं चाहिए। बिल्कुल, तो ये राय आपको सूला वाइनयार्ड्स पे। चलिए, इस बीच आपके स्क्रीन पर नीचे दो खबरें ब्रेक हो रही है। पहला ये कि रुपया जो है वो 8 पैसे मजबूत खुला है, इस वक्त जो है वो भाव 90 रुपए 67 पैसे के आसपास है। ये खबर है, आपके लिए अहम खबर है, इस पर नजर रखिए। दूसरी खबर आपके पास नीचे ब्रेक हो रही है चांदी में तेजी को लेकर। आप MCX सिल्वर स्क्रीन पर लेकर आइए। 10,000 की तेजी चांदी में इस वक्त देखने को मिल रही है। 10,000 रुपए बढ़ गया है चांदी का भाव इस वक्त जब मार्केट खुला है, तो ये इस वक्त अपडेट आ रही है। 4% की शानदार तेजी चांदी में भी इस वक्त देखने को मिल रही है। तो ये दो अपडेट्स हैं जो आप तक पहुंचानी जरूरी थी। चलिए कुछ और खबरों वाले शेयरों पर बात करते हैं। IREDA बोर्ड ने अप्रूव किया है 3,000 करोड़ के QIP को। इससे वो अपनी रिन्यूएबल एनर्जी फाइनेंसिंग का जो कैपिटल बेस है उसको बड़ा करेंगे। QIP के जरिए ये पूंजी जुटाएंगे, उसको अप्रूव किया है बोर्ड ने। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। चार्ट पर जरा चेक करा लेते हैं एक बार प्रदीप जी से। प्रदीप जी, क्या नजरिया आपका है IREDA के ऊपर? देखिए, लगातार एक नीचे ही आ रहा है। इनफैक्ट अगर हम देखेंगे टेक्निकली भी, डेली, वीकली, मंथली चार्ट अभी भी डाउन ट्रेंड में है। कंसोलिडेशन हो रहा है बहुत टाइम से। 128 129 के रेंज पे अभी प्राइस चल रहा है। मुझे लगता है कि स्ट्रिक्टली एक स्टॉप लॉस 110 के आसपास होना चाहिए। 110 विल बी योर फिक्स्ड एंड फाइनल स्टॉप लॉस, उसके नीचे नहीं रहना चाहिए। बाकी अभी किसी के पास अगर है, आप बने रहिए, लेकिन फ्रेश बाय करने का सलाह अभी भी नहीं होगा, क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखेंगे टॉप से जब ये कंपनी नीचे आया था, अभी भी 50% नीचे है। कोई कुछ भी रिकवरी यहाँ पे अभी भी नहीं आ रहा है। तो जब तक ना 140 ब्रेक नहीं करेगा, 140 140 का जो 45 का जो रेंज है, तब तक यहाँ पे कुछ भी मोमेंटम पॉसिबल नहीं है। तो इसीलिए अभी फ्रेश बाई नहीं करना चाहिए, अवॉइड ही करना चाहिए। बिल्कुल, इसलिए ज़रूरी होता है कि कई बार खबरें आपको पॉजिटिव दिखती हैं लेकिन चार्ट उसको सपोर्ट नहीं करते। तो फंडामेंटल और उसके साथ टेक्निकल दोनों व्यूज़ साथ में रखिए और तब आप अपने इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लीजिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। चलिए, ये तो कुछ खबरों वाले शेयरों पर राय, कुछ और खबरों वाले शेयरों पर डिस्कशन करेंगे, लेकिन पहले एक काम करते हैं। आपके लिए 9:06 हो चुके हैं, तो 9 के नवरत्न लेकर आते हैं। रविंदर हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए। रविंदर, गुड मॉर्निंग। क्या लेकर आए हैं आप 9 के नवरत्न में? जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ पे नवरत्न में सबसे पहले शुरुआत हम निफ्टी वाली कंपनी से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर टाटा स्टील ने ड्यूरिंग द वीकेंड जो अपने क्वार्टरली रिजल्ट अनाउंस किए थे, और इस क्वार्टर में टाटा स्टील के जो नंबर आए हैं वो इनलाइन है विद स्ट्रीट एस्टिमेट। यहाँ पर रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू में जो है करीब 6.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट को, तो कंपनी का जो प्रॉफिट है 327 करोड़ से बढ़कर जो है 2,689 करोड़ पर देखने को मिला है। SBI की बात करें तो SBI भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। काफ़ी अच्छे नंबर आए SBI के
यहाँ पर जो एनआई है उसमें 9% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में भी जो अच्छा खासा यहाँ पे 24% का यहाँ पे जंप देखने को मिला है। और काफ़ी सारे ब्रोकरेजेस ने भी जो है स्टॉक की जो टारगेट प्राइस है वो रेज की है, और नुवामा ने स्टॉक को जो अपग्रेड किया है। और मैनेजमेंट ने जो क्रेडिट ग्रोथ का जो गाइडेंस था वो 13 से 15% पर बढ़ा दिया है। सो इसके चलते एसबीआई आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। तीसरे स्टॉक की बात करें तो यहाँ पर क्रॉम्पटन ग्रीव्स कंज्यूमर भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग अर्निंग्स के चलते यहाँ पर रेवेन्यू में जो है यहाँ पे करीब 7.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस से। वहीं अगर बात करें प्रॉफिट की, तो प्रॉफिट में हालांकि जो है 11% की यहाँ पे डी ग्रोथ देखने को मिली है। और कंपनी ने अनाउंस किया है कि कंपनी जो है इलेक्ट्रिकल वायर्स एंड केबल सेगमेंट में एंट्री करने वाली। सो इसके चलते क्रॉम्पटन भी फोकस में रह सकता है। शिपिंग कॉर्पोरेशन की बात करें तो यहाँ पे शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के भी जो नंबर है काफ़ी अच्छा है इस क्वार्टर में, जहाँ पर रेवेन्यू में जो है यहाँ पे 22.5% की यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिली ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। कंपनी का जो प्रॉफिट है उसमें भी अच्छा खासा यहाँ पे जंप देखने को मिला। यहाँ पर कंपनी का जो प्रॉफिट है 75.5 करोड़ से बढ़कर जो है 405 करोड़ पर देखने को मिला है। और मार्जिन्स में भी अच्छा खासा यहाँ पे एक्सपांशन देखने को मिला। यहाँ पर कंपनी का जो एबिटा मार्जिन है 27.2% से बढ़कर 42% पर देखने को मिला है। बेजल प्रोजेक्ट की बात करें तो यहाँ पे ऑर्डर विनिंग के चलते ये स्टॉक आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। यहाँ पर कंपनी को जो अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है 400 करोड़ का पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया से, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। अगला जो स्टॉक है अशोका बिल्डकॉन भी फोकस में रह सकता है आज ऑर्डर विन के चलते, जहाँ पर कंपनी को 2 नए ऑर्डर मिले हैं। और जो कॉस्ट है इन दोनों ही प्रोजेक्ट का वो अप्रॉक्सीमेटली 1320 करोड़ का है। टाटा केमिकल भी फोकस में रह सकता है कैपेक्स के चलते, जहाँ पर कंपनी जो है 515 करोड़ का जो है न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है एस्टेब्लिश करने वाली तमिलनाडु में, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। इरेडा की बात करें तो यहाँ पर इरेडा के बोर्ड ने जो है फंड क्यूआईपी के जरिए फंड रेज के लिए अप्रूवल दे दिया, जिससे कि कंपनी जो है 2994 करोड़ फंड रेज जुटाने वाली क्यूआईपी के जरिए। और कंपनी इस फंड का यूज़ जो है रिन्यूएबल एनर्जी में जो सेगमेंट है उसमें करेगी, जिसके चलते ये भी फोकस में रह सकता है। आखिर में बात करेंगे यहाँ पर वोडाफोन आइडिया आज फोकस में रह सकता है ब्रोकरेज के चलते। यहाँ पर एमके ने स्टॉक को अपग्रेड किया है एड पर, जो उनका पहला रेटिंग था सेल, और टारगेट प्राइस जो है 12 का रखा है, जिसके चलते वोडाफोन आइडिया भी आज काफ़ी फोकस में रह सकता है। बिल्कुल। तो सबसे आखिरी स्टॉक जो बताया वोडाफोन आइडिया, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग बताया रविंदर ने। एक राय गौरांग सर से लेते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एमके ने अपग्रेड किया है। ओके, गौरांग सर से हमारा कनेक्शन जो है वो टूट गया है, जैसे ही वो वापस लौटेंगे इस पर राय लेंगे। लेकिन एक काम करते हैं, तब तक एक टेक्निकल राय ले लेते हैं हम वोडाफोन आइडिया के ऊपर। एमके ने अपग्रेड किया है, ऐड की रेटिंग दी है, सेल से इन्होंने अपग्रेड किया है उसको, और टारगेट प्राइस जो है वो 12 रुपये का रखा है वोडाफोन आइडिया का। और उनका ये कहना है कि जो कैपेक्स प्लान है उससे अब एआरपीयू में रिकवरी को मदद मिलेगी। ये राय जो है वो एमके की तरफ से है। प्रदीप जी से एक चेक लेते हैं वोडाफोन आइडिया के ऊपर, क्या उनका रुख बनता है। प्रदीप जी, क्या राय बनती है आपकी वोडाफोन आइडिया के ऊपर? देखिए विकास जी, बहुत बार हमने देखा वोडाफोन आइडिया को लेकर अलग अलग न्यूज आता है। इनफैक्ट लास्ट 6 महीने में इतना वॉलेटिलिटी हुआ है, पर्टिकुलर स्टॉक 12 रुपीज के ऊपर भी था, फिर से नीचे आया है। ऑब्वियसली जो टेलीकॉम मिनिस्ट्री है यहाँ से भी सपोर्ट मिला है, लेकिन आई डोंट थिंक कि यहाँ पे बाय करना चाहिए। अगर आप बाय करते हो यहाँ पे रिस्क बहुत रहता है, तो इसीलिए अगर किसी के पास भी है तो 9.5 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए। अगेन एक सेंटीमेंट का जो रिएक्शन है वो आपको देखने को मिलेगा। 12 रुपीज क्रॉस होने के बाद 13-14 तक भी जा सकता है, बट आई एम नॉट कंफर्टेबल विद दिस स्टॉक्स। अगर इसी क्षेत्र में रहना है तो भारतीय एक्साकॉम, इंडोस टावर देख लीजिए, भारतीय एयरटेल देख लीजिए, बट पार्टिकुलर वोडाफोन आइडिया इज टू मच वॉलेटाइल, सो इसीलिए अवॉइड करने का ही सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो अवॉइड करने की सलाह रहेगी। नजरिया नहीं बदला है प्रदीप जी का, बहुत क्लियर है वो। इसमें 9.5 का आपको स्टॉप लॉस रखना है, और थोड़ी बहुत तेजी देखने को मिल सकती है, लेकिन उससे वो लॉन्ग टर्म नजरिया उनका नहीं बढ़ रहा है। चलिए एक काम करते हैं, एक और शेयर ले आते हैं आपकी स्क्रीन पर। शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, नतीजे आए कंपनी के, बड़े शानदार नतीजे आए हैं। 436% जो है वो इनका मुनाफा बढ़ गया है। तो बड़े शानदार नतीजे, मुनाफा जो है वो ये बढ़ा, और रेवेन्यू जो है वो 23% के आसपास ग्रोथ वहाँ देखने को मिली है, और मार्जिन में भी बहुत अच्छा सुधार देखने को मिला। आप अंदाजा लगाइए 27% से बढ़ के 42% के आसपास मार्जिन हो गया है। तो बड़े मजबूत नतीजे दिख रहे हैं। एक राय लेते हैं गौरांग सर से। गौरांग सर, क्या राय आपकी शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया पे? नतीजे तो बड़े मजबूत दिख रहे हैं कंपनी के। देखिए, इस क्षेत्र को मैंने करीब से देखा नहीं है, इसलिए व्यक्तिगत रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा शिपिंग कॉर्पोरेशन पर, क्योंकि कवरेज भी नहीं है विकास जी। लेकिन हाँ, जिस प्रकार से सागरमाला परियोजना सरकार के तरफ से लागू हो रही है जमीनी स्तर पर, जो बंदरगाह हमारे देश में मौजूद है वहां पर विस्तार योजना हो रही है, नई बंदरगाह खोलने की बातें चल रही है, चर्चा चल रही है, समुद्री मार्ग से यातायात
आयात निर्यात का जो प्रक्रिया है वो तीव्र गति से आगे बढ़े, उस परिस्थिति में शिपिंग कंपनियों पर सकारात्मक असर होने की संभावना है। लेकिन ये मैं लंबी अवधि की बात कर रहा हूँ, क्योंकि इस सब कार्य को करने के लिए सरकार को समय लगेगा वास्तविकता में परिवर्तन होने के लिए। विशेष रूप में तो टिप्पणी नहीं करूंगा क्योंकि कवरेज नहीं है। शिपिंग कॉरपोरेशन जबरदस्त तेजी पर शुरुआत आज होगी और बाजार खुलने से पहले ही, हालांकि हमारे एक्सपर्ट है रजित खंडेलवाल, उनकी लिस्ट में ये शेयर था, लेकिन अब इतने गैप के साथ खुलने के बाद ना कहीं ना कहीं वो कंफर्ट नहीं बन पाता है। यही दिक्कत है गैप के साथ खुलने पर, और यही प्रॉब्लम आपको एसबीआई के शेयर में दिखाई देगी, क्योंकि सबको पता था कि नंबर बहुत ही सॉलिड आए हैं, शेयर दौड़ेगा। हम चर्चा कर भी रहे थे कि 1100 के पार निकलने के लिए तैयार है और मार्केट कैप में आईसीसी बैंक को बीट करेगा। वो ओपनिंग पर होता हुआ नजर तो आ रहा है, लेकिन क्या इतनी बड़ी तेजी के बाद भी इसको लेना है? एक राय जरा ले लेते हैं। सोमिल भाई, स्टेट बैंक वैसे तो फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है, शेयर में गुंजाइश आगे भी रहेगी, क्या इस गैप के बाद भी लेना है या फिर थोड़ा ठंडा करके लेना है इसको? एसबीआई पीएसयू बैंक्स ओवरऑल अगर आपने देखे इन द लास्ट 4 to 5 months में बहुत ही अच्छी रैली दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, पीएनबी, कैनरा बैंक, ऑल ऑफ दी स्टॉक्स बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है, इंक्लूडिंग एसबीआई। अब एसबीआई में जो रैली हमने देखी सिंस दिसंबर 2025, यहां से मुझे लगता है कि 3 महीने में 950 का ऊपर में 1050, एंड दैट्स अ वेरी गुड रन फॉर अ लार्ज कैप। अब यहाँ से हमने छोटी मोटी करेक्शन भी देखी, एक होल्ड भी देखा, जहां पे हमने एक छोटा सा करेक्शन टिल 990 तक देखा। मुझे लगता है कि ये अभी भी कंटिन्यू रहेगा। इट्स अ गुड टाइम टू बाय फॉर अ लॉन्ग टर्म व्यू। यहाँ से आप शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते, मीडियम टर्म ट्रेडिंग नहीं कर सकते कि आपने 2% का स्टॉप लॉस लगा लिया, ऊपर में अच्छा खासा टारगेट मिल गया आपको। दैट इज नॉट द सिनेरियो एट द मोमेंट। यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म के लिए सोचे और आपके पोर्टफोलियो में एज अ लार्ज कैप और पीएसयू लार्ज कैप होना चाहिए एसबीआई, बिकॉज ये एक बहुत ही क्वालिटी स्टॉक है इन दैट स्पेस। नहीं, अब ये बहुत ही क्वालिटी स्टॉक्स है, निश्चित तौर पर इसमें कोई दो राय नहीं है। और अगर किसी ने भी थोड़ा सा ना टाइम फ्रेम लंबा रखा होगा, मैं कह रहा हूँ कि 2 साल का भी रखा होगा ना, उसके भी पैसे जरूर बन जाते हैं एसबीआई में। और जो वैल्यूएशन गैप है बड़े बैंक्स के मुकाबले, मतलब अगर हम आईसीसी और एचडीएफसी से तुलना करें तो वो भी थोड़ा सा ब्रिज होता हुआ नजर आएगा। बट ये कि थोड़ी मतलब 5% ऊपर खुलने के बाद ना वो कंफर्ट फैक्टर कहीं चला जाता है। ये अगर 2-3% ऊपर खुलता है अगर ना, तो फिर भी आज के सत्र में अच्छे मौके होते। लेकिन चलिए बाजार की ओपनिंग की तरफ बढ़ेंगे और आज की शुरुआत काफी सॉलिड होने जा रही है, क्योंकि निफ्टी शुरुआत करेगा डबल सेंचुरी लगाकर। 195 अंक ऊपर हुए हैं, लेवल सेटल। सेंसेक्स की बात करें तो 600 अंक ऊपर, और निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब करीब 700 अंक ऊपर, 60,800, 61,000 के ऊपर जो निफ्टी बैंक ने नया हाई बनाया था, बहुत ज्यादा दूर वो है नहीं, और आज हो सकता है कि उसको हम टेस्ट करने की तरफ फिर से बढ़ें। तो चलिए बाजार की ओपनिंग बेल बस बजने ही वाली है, बाजार की शुरुआत होने वाली है और धमाकेदार ट्रेड्स की शुरुआत हो जाएगी चंद सेकंड्स में। और शुरुआत हुई है बाजार की शानदार ऊपर खुलने के बाद। हालांकि थोड़ा सा नीचे आया है निफ्टी और 115 अंक ऊपर आपको निफ्टी नजर आएगा। सेंसेक्स की बात करें तो 400 अंकों का उछाल, निफ्टी बैंक भी 400 अंक ऊपर इस वक्त आपको। तो खुलते ही थोड़ी थोड़ी सी प्रॉफिट देखिए। एसबीआई जो ऊपर खुला 3.5% ऊपर आपको शेयर दिखाई देगा, और ये है निफ्टी का टॉप गेनर। 1100 रुपए के ऊपर के भाव, 1124 का इसने हाई मारा है खुलते ही, और उसके बाद शेयर थोड़ा सा नीचे डिप कर रहा है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि कोटक महिंद्रा बैंक में अच्छी तेजी है, 2.5% ऊपर। टाटा स्टील के नंबर आए, ये शेयर चला। और आईटी स्टॉक्स में जो रिलीफ रैली आई है अमेरिका में, उसका बेनिफिट निश्चित तौर पर भारतीय आईटी कंपनीज को आज मिलना ही था, उसकी हम चर्चा कर भी रहे थे। और आप देखेंगे कि टीसीएस, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, ये तीनों के तीनों जो आईटी मेजर्स हैं, उनमें आज हम देख रहे हैं कि अच्छी स्ट्रेंथ है, 1 से 1.5% के आसपास की। तो बाजार में बैंकिंग, फाइनेंशियल और आईटी अगर चल जाएं तो आप इंडेक्स को नीचे नहीं देखेंगे, इंडेक्स को आप ऊपर ही चलते देखेंगे। और ये चीज आप देखिए, थोड़ा ऊपरी स्तरों से झटका लगा और बाजार फिर से गियर अप कर रहा ऊपर जाने के लिए। निफ्टी बैंक की जो तेजी है वो 500 अंकों की फिर से हो गई है, और एसबीआई है 5% ऊपर अगेन। तो जो डिप मिला लोगों ने उसका फायदा उठाया और फिर से एसबीआई हम देख रहे हैं कि अब डे हाई पर पहुंच गया है।
कल्याण ज्वेलर्स भी हमारे एक्सपर्ट्स के रडार पर था, आपको खरीदने की सलाह दी गई थी 5% ऊपर। अब कितना मौका मिला होगा पता नहीं, लेकिन अच्छी तेजी इसमें है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक करीब करीब 4.25% ऊपर। गोदरेज प्रॉपर्टीज में लोअर लेवल से स्ट्रेंथ आ रही है, कुछ अच्छी खबरें भी आई थी, 3-3.25% ऊपर ये है। भारत अमेरिका के बीच में जो ट्रेड डील मतलब उसका ज्वाइंट स्टेटमेंट आ गया, बातचीत जो चलती रहेगी बायलैटरल अग्रीमेंट को लेकर। लेकिन जो एंसेलरी स्टॉक्स हैं, आप देखिए सोना बीएलडब्ल्यू 0.3% ऊपर है, भारत फोर्ज 0.3% ऊपर है, और दोनों ही कंपनीज का अमेरिका में एक्सपोजर अच्छा खासा है। इनके रेवेन्यूज करीब करीब 25 से 35% के आसपास के रेवेन्यूज इनके अमेरिका से आते हैं, तो इनमें आपको स्ट्रेंथ दिखाई देगी। इंडियन बैंक हो गया, ये शेयर भी आज ऊपर नजर आएगा। तो ये है आज के बाजार के निफ्टी के और फ्यूचर्स के टॉप गेनर। अगर हम गिरने वाले शेयरों की बात करें तो निफ्टी में एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की नरमी दिखाई देगी। पावर ग्रिड चला बहुत था, लोअर लेवल से 250-60 रुपए के रेंज से ये शेयर चला था, 290 रुपए के ऊपर आया था, तो हल्की सी प्रॉफिट टेकिंग है, 1% नीचे आपको शेयर दिखाई देगा। मैक्स हेल्थ, आयशर मोटर, आईटीसी, ये भी हमने देखा था कि पुल बैक आ रहा था, आज थोड़े से प्रॉफिट टेकिंग में आ रही है। आधे से लेकर 0.25% के आसपास की गिरावट आपको इनमें देखने को मिलेगी। एसबीआई अपनी तेजी को और बढ़ा रहा है, 0.6% ऊपर एसबीआई का शेयर 1130 रुपए के आसपास के प्राइसेस आपको अपनी स्क्रीन पर नजर आएंगे। तो जो डिप आया 2% का, उसका ट्रेडर्स ने भरपूर फायदा उठाया है, और आप ये देखिए कि ये डे हाई पर है और निफ्टी बैंक को भी अच्छे से सपोर्ट कर रहा है ये शेयर। आज की अगर हम इंडाइसेस की बात करें तो क्लियरली आईटी आपको आज मजबूत दिखाई देगा, काफी ज्यादा पिटाई हुई थी। आईटी के अलावा हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट हो गया या फिर सरकारी बैंकों का खेमा एसबीआई की अगुवाई में चल रहा है। निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स करीब 3% ऊपर है। मेटल में भी थोड़ा सा मूव आ रहा है, करीब 1% ऊपर आपको निफ्टी का मेटल इंडेक्स दिखाई देगा। तो ये कुछ सेगमेंट्स हैं जहां से सबसे ज्यादा सपोर्ट आईटी, बैंक, मेटल। लेकिन अगर हम थोड़ी सी नरमी की बात करें तो एफएमसीजी इंडेक्स थोड़ा सा नरम आपको आज नजर आएगा। इसके अलावा सारे के सारे जो सेक्टर्स हैं हरियाली ही आपको दिखा रहे हैं, ये सामने आपके हीट मैप आपको दिखाई दे रहा है। कुछ बड़े स्टॉक्स की बातचीत करते हैं। बड़े स्टॉक्स आई मीन कि जो बड़े मूवर्स हैं आज के सत्र के, देखते हैं कि किस तरह का एक्शन हो रहा है। शिपिंग कॉर्पोरेशन 12.5% ऊपर, शिल्पा मेडिकेयर 10% ऊपर, आज के सुपरस्टार बिग शो आज के ये शेयर। एसबीआई 6% ऊपर, स्टरलाइट टेक करीब 5.5% ऊपर। स्टरलाइट टेक में भी हम देख रहे हैं कि स्ट्रेंथ आ रही है, हालांकि काफी ज्यादा वोलेटाइल होता है, हाई बीटा वाला स्टॉक है, छोटी कंपनी है। इसके अलावा अगर हम देखें टेक्सटाइल स्टॉक्स में इंडो काउंट चल रहा है, अवंती फीड ये भी चल रहा है 5%, क्योंकि शिम कंपनी जो है उनका मतलब आप देखेंगे 40 to 50% जो रेवेन्यू है अमेरिका से आते हैं, और इंडो काउंट टेक्सटाइल स्पेस की कंपनी, अमेरिका पर काफी ज्यादा डिपेंडेंस है। और अब तो वियतनाम और बांग्लादेश के मुकाबले टैरिफ के मामले में इंडिया को एज है, तो उसका बेनिफिट भी मिलता हुआ आपको नजर आएगा। और इसी के चलते वेल्सपन लिविंग भी करीब 4% ऊपर है। तो ये आज इंडिया यूएस ट्रेड अग्रीमेंट का फायदा निश्चित तौर पर आपको बाजार में मिलता हुआ दिखाई देगा। हिंदुस्तान कॉपर फिर से 600 रुपए के ऊपर है, 3.5% ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि इंडियन बैंक हो गया, एमआरपीएल हो गया, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, मजगांव डॉक करीब 2.5% ऊपर आपको नजर आएगा। ये कुछ स्टॉक्स हैं जहां पर अच्छी स्ट्रेंथ है और बाजार थोड़ा स्टेबल हो रहा है। करीब 120 अंकों की निफ्टी में गेंस है, और अगर हम निफ्टी बैंक की बात करें तो करीब 500 अंक ऊपर आपको नजर आएगा। 25,800 के ऊपर कंफर्टेबली निफ्टी टिका हुआ है, और आज निफ्टी की जो रैली है उसको लीड कर रहा है एसबीआई 6% के सॉलिड गेंस के साथ। कुछ मेटल फार्मा स्टॉक्स भी बाजार को सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं। सीधे चलेंगे अपने एक्सपर्ट्स के पास और उनसे जानते हैं कि बाजार में इस वक्त क्या हो आपकी रणनीति और क्या लेना है आपको ओपनिंग ट्रेड। चलिए, तो सबसे पहले अंशुल जी के पास चलते हैं। अंशुल जी, टाइटन आपने दिया था लेकिन खुला ही 4200 पे है, तो मौके तो मिल नहीं पाए होंगे, क्या सजेस्ट करेंगे आप मार्केट खुलने के बाद? आप सर सही कहा आपने, टाइटन ऊपर खुला है। पहले दो अपडेट दे दूं। पहले हमने फ्राइडे हिंजिंग बीटीएसटी दिया था 607 पे, 620 का टारगेट था, सीधा 625 पे गैप अप खुला है, 18 रुपए मिल रहा है, प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। टाटा स्टील थर्सडे हमने 197.50 में बाय किया था, 5.5 रुपए ऊपर 203 रुपए खुला है, यहाँ पे भी प्रॉफिट बुक करना चाहिए। तीसरे स्टॉक का नाम अभिषेक सर ने अभी लिया था, इंडियन बैंक। 3 दिन की इनसाइड बार से ओपन लो की फॉर्मेशन के साथ चला और 58 डेज का कप हैंडल पैटर्न भी है, तो सोने पे सुहागा, ओपन लो के साथ चला है। 898 पे बाय करना चाहिए, 890 का स्टॉप लॉस रहेगा ओपनिंग ट्रेड में। और जो इमीडिएट स्विंग हाई 30 जनवरी को बना था 923,
उसका टारगेट रहना चाहिए। तो टारगेट 920 रुपए राउंड फिगर लेके चलेंगे। 920 का टारगेट रहेगा, 890 रुपए का स्टॉप लॉस रहेगा, 898 में बाई करना है। बिल्कुल, तो 898 में बाई करना है इंडियन बैंक, 920 का आपको टारगेट, 890 का स्टॉप लॉस आपको लगाना है, ये रहा है। अंशुल जी, टाइटन छोड़ देना अब। आज सर गैप अप खुला है। गैप अप के बाद आपको बताइए मूविंग एवरेज कैचअप होने के लिए स्टॉक वेट करता है। थंगमलाई ज्वेलर्स पे ही फिर ध्यान देना चाहिए, लेकिन 3400 रुपए के ऊपर, जैसे ही 3400 रुपए क्रॉस करे थंगमलाई ज्वेलर्स, ये भी 3400 क्रॉस कर चुका है, इसको भी बाई कर सकते हैं। ऑलमोस्ट टारगेट के आसपास आगे खड़ा हुआ है, 3309 रुपए पे खुला था, तो इसमें चांस जरूर मिला होगा बाई करने का। बिल्कुल बिल्कुल, तो यहाँ मौके मिले होंगे और निश्चित तौर पे हमारे व्यूअर्स की कमाई होगी। अंशुल जी ने ये अपडेट भी दे दिया। चलिए प्रदीप के पास चलते हैं। प्रदीप जी, क्या आपने आइडेंटिफाई किया है ओपनिंग के जस्ट बाद? देखिए, उससे पहले एक अपडेट देना चाहूंगा। लास्ट दिन मैंने दिया था कॉल, वो है बेसिकली कल्याण ज्वेलर्स। कल्याण ज्वेलर्स ही मैंने 375 के आसपास दिया था। तो अभी कल्याण ज्वेलर्स ऊपर भी है, तो मुझे लगता है कि एक बार प्रॉफिट बुकिंग कर लेना चाहिए। मैंने 375 के आसपास दिया था, और जब मेरा 400 के ऊपर का ही टारगेट था, तो ऑल टारगेट इसमें अचीव, एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। मैक्स हेल्थ केयर में कॉल दिया था, 2225 के आसपास का टारगेट था। सॉरी, मैक्स हेल्थ केयर का टारगेट था ऑलमोस्ट 1000, सॉरी मैक्स हेल्थ केयर नहीं, ये एपेलो का टारगेट दिया था, वो है 2225। एपीएल एपेलो वो टारगेट आया है, एक बार वहां पे भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और आज जो अभी कॉल देना चाहता हूँ वो बेसिकली है जी शिपिंग का। तो जी शिपिंग मुझे लगता है कि कंटिन्यूसली हायर हाई फॉर्मेशन है और अभी भी चलना बाकी है, और एक बार करेंट जोन से बाई करने का सलाह रहेगा। 3-4 दिन का व्यू है। पहला टारगेट रहेगा यहाँ पे 1345। सेकंड टारगेट मुझे लगता है कि एक बार आपको 1375 का आना चाहिए। स्ट्रिक्टली स्टॉप लॉस आप 1265 में आसपास 1265 के आसपास मेंटेन करके जाइए। 3 से 4 दिन का व्यू रखिए। तो जी शिपिंग आपको टारगेट स्टॉप लॉस एक बार फिर से बता देता हूं, 1345 का पहला टारगेट है, 1375 का आपको दूसरा टारगेट देखने को मिल सकता है, और जो स्टॉप लॉस आपको रखना है वो है रखना 1265 रुपए पे। 1311 के आसपास ये भाव चल रहे हैं शेयर के इस वक्त। चलिए सोमिल के पास चलते हैं। सोमिल जी, आपने क्या आइडेंटिफाई किया ओपनिंग के जस्ट बाद हमारे व्यूअर्स के लिए? मैंने आइडेंटिफाई किया है L&T फाइनेंस। L&T फाइनेंस एक कंसोलिडेशन हो रहा है इस समय। 20 डेली मूविंग एवरेज के ऊपर आज ओपनिंग हुई है। मुझे लगता है ये जो पॉजिटिव मोमेंटम शुरू हुआ है वो नई रैली शुरू होगी यहाँ से। नीचे में स्टॉप लॉस रखेंगे अराउंड 275 पर, और ऊपर में मुझे लगता है पहला टारगेट होगा 310, और उसके बाद जो टारगेट होगा वो 318। बिल्कुल, तो 310 और 318 ये दो टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं L&T फाइनेंस के ऊपर। ये राय जो है वो सोमिल की तरफ से आ रही है। तो तीनों मेहमानों ने तमाम स्टॉक्स आपके सामने रखे जिनमें आपको आज पॉजिटिव डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है, वहां पे आपकी कमाई हो सकती है। ये सारे शेयर आपके सामने रख दिए गए। एक काम करते हैं, एक राय गौरांग सर से लेते हैं कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर। कोटक महिंद्रा बैंक आज 1% की तेजी दिखा रहा है, और खबर ये थी कि कोटक महिंद्रा बैंक ने क्लैरिफाई किया है कि वो IDBI बैंक के डाइवेस्टमेंट में बोली नहीं लगा रहे हैं, उसमें कोई भी फाइनेंशियल बिड वो नहीं कर रहे हैं। क्या राय बनती है, क्योंकि कुछ एक ओवरहैंग एक तरह से निकल गया कोटक बैंक के लिए, तो वो स्टॉक पर कितना इंपैक्ट करेगा? क्या राय बनती है इसकी, इस पर गौरांग सर की एक बार पूछ लेते हैं। गौरांग सर, क्या राय कोटक महिंद्रा बैंक के ऊपर आपकी? तो विकास जी देखिए, ये ओवरहैंग नहीं था, मेरे ख्याल से एक सुलझी हुई रणनीति थी। और IDBI माननीय वित्त मंत्री स्वर्गीय अरुण जेटली जी ने घोषणा की थी जब वो वित्त मंत्री थे। तब से लेकर के अब तक काफी लंबे समय बीत गया। सरकार सोचती रही कि अपना जो निवेश है उसको विनिवेश करके प्रक्रिया आगे बढ़ाए। 3 नाम आए थे, उसमें से कोटक महिंद्रा बैंक था। अब दुविधा यह है विकास जी कि आपके प्रश्न का उत्तर मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से तो नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास ये जानकारी नहीं है कि ये 3 जो कंपनियां हैं जिन्होंने बोली लगाई थी वो क्या बोली थी, मूल्यांकन कितने थे, वो तो सरकार को और RBI को पता है, हमें पता नहीं है। लेकिन इसके अलावा भी काफी लंबे समय से कोटक महिंद्रा बैंक पर हमारी खरीदारी की रही है। हाल ही में कुछ समय पहले मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ था इसका, मेरे जनवरी 2026 के महीने में मेरे ख्याल से स्प्लिट हुआ है, और ये एडजस्टेड भाव है उसका। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते निवेश।
ठीक है, लंबी अवधि के लिए निवेशित रहें, नहीं है तो भी आप इसमें पैसे लगा सकते हैं। लेकिन इसी से संबंधित एक खबर के साथ हमारे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी जुड़ रहे हैं और वो ये है कि आईडीबीआई बैंक के विनिवेश को लेकर 3 फाइनेंशियल बिड्स यानी कि वित्तीय बोलियां मिल गई हैं और बोली सबमिट करने वालों में कोटक महिंद्रा बैंक शामिल नहीं है। ये कोटक महिंद्रा बैंक ने क्लैरिफाई भी कर दिया है और इस खबर पर जानकारी जरा लेते हैं। प्रकाश, बताइए क्या डिटेल्स हैं आपके पास? देखिए, आईडीबीआई बैंक डिसइन्वेस्टमेंट के मोर्चे पर इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट ये है कि सरकार को फाइनेंशियल बिड्स हासिल हुए हैं। दरअसल दीपम ने इसकी जानकारी दी है, इसको कंफर्म किया है कि फाइनेंशियल बिड्स जो है वो रिसीव हुए हैं। सूत्र हमें बता रहे हैं कि 3 कंपनियों ने फाइनेंशियल बिड्स सबमिट किए हैं, लेकिन इसमें कोटक महिंद्रा नहीं है। ऑफिशियली कंफर्म भी किया है कि कोटक महिंद्रा ने फाइनेंशियल बिड सबमिट नहीं किए हैं आईडीबीआई बैंक के लिए। काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। सूत्र बता रहे हैं कि 3 कंपनियों ने फाइनेंशियल बिड सबमिट किए हैं, जिसमें फेयरफैक्स फाइनेंशियल जो है वो टॉप कंटेंडर है इस स्टेज पर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है और जो ट्रांजैक्शन है वो स्टेज 3 के अंदर प्रवेश कर गया है। इसका मतलब ये है कि जो इवैल्यूएशन की प्रक्रिया होगी अब उसकी शुरुआत होगी और जो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, प्रोसीजर है, उसके हिसाब से बिड्स को इवैल्यूएट किया जाएगा। सूत्र बता रहे हैं कि इसी मंथ बिड्स ओपन किए जाएंगे, फिर उसका इवैल्यूएशन प्रोसेस शुरू किया जाएगा और उसके बाद ट्रांजैक्शन के साथ सरकार आगे बढ़ेगी। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है अगर आप इस कॉन्टेक्स्ट में देखें। और सरकार ने एक बार फिर से रिटरेट किया है, फिर से इस बात को दोहराया है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाएगा। वित्त मंत्री ने भी इस बात के संकेत दिए हैं और साथ ही साथ दीपम सेक्रेटरी ने भी कहा है कि चालू वित्त वर्ष के दौरान ही सरकार ये चाहती है कि ट्रांजैक्शन को कंप्लीट किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरीके से बिड्स आए हैं। टेक्निकल इवैल्यूएशन जब की जाती है तो उसमें क्या वो प्रिस्क्राइब फॉर्मेट के हिसाब से है। तमाम ऐसी टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं जिसको कि मद्देनजर रखा जाएगा। लेकिन सरकार ने इस बात को स्पष्ट किया है कि वो चाहती है कि ट्रांजैक्शन चालू वित्त वर्ष के दौरान ही कंप्लीट हो, लेकिन बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि किस तरीके के फाइनेंशियल बिड्स रिसीव हुए हैं, जिसको कि सरकार इसी महीने ओपन करेगी। ठीक है प्रकाश, बहुत शुक्रिया आपका। तो आईडीबीआई बैंक को लेकर देखिए, जब भी अपडेट्स पॉजिटिव आते हैं तो पहले भी हमने देखा था कि शेयर रिएक्शन दिखाता था और ये तो बहुत पहले आ गया था कि इसी फाइनेंशियल ईयर के एंड तक सरकार कंक्लूड कर लेना चाहती है पूरी डाइवेस्टमेंट की जो प्रक्रिया है। हालांकि आप देखिए ऊपरी स्रोत से थोड़ा दबाव है, 2% नीचे आपको आईडीबीआई बैंक का शेयर दिखाई देगा। भाव है 104 रुपए 60 पैसे का। लेकिन मार्केट जो है थोड़ा आपको ना स्टेबिलिटी के बड़े अच्छे संकेत दे रहा है, वोलेटाइल नहीं हो रहा। आज के शुरुआत जहां पर हुई आप देखिए 125 अंकों पर निफ्टी है और निफ्टी बैंक की बात करें तो लगभग 540 अंकों का उछाल निफ्टी बैंक में हमें देखने को मिल रहा है। और आज जो मार्केट की जो ब्रेथ है, जो एडवांस डिक्लाइन का रेशियो है, वो काफी सॉलिड आपको नजर आएगा। करीब 500 शेयर नीचे हैं और 4 गुने से ज्यादा 2100 शेयर हम देखने की तेजी के साथ आपको कारोबार करते हुए नजर आएंगे। तो मिड कैप का, स्मॉल कैप का माहौल भी आज के सत्र में बेहतर होता निश्चित तौर पर नजर आया है। और जो शेयर भारी पिटाई के शिकार हुए थे रिसेंटली पिछले 1-1.5 महीने में, वहां पर हम देख रहे हैं कि शार्प अप मूव है और उसी कैटेगरी का शेयर एक है गोदरेज प्रॉपर्टीज का। 1500 रुपए के नीचे ये गिर गया था गोदरेज प्रॉपर्टीज का शेयर और हम देख रहे हैं कि आज 5% के आसपास का उछाल है और रीसेंट लो से यानी 52 वीक लो से शेयर लगभग 300 रुपए ऊपर आकर कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। गोदरेज प्रॉपर्टीज को लेकर एक व्यू ले लेते हैं। अंशुल जी, गोदरेज प्रॉपर्टीज क्या करें? आपको लगता है कि बुरे दिन इसके पूरे हो गए, अब शेयर चलने के लिए फिर से तैयार है? सर, गोदरेज प्रॉपर्टी में 3 दिन का इनसाइड बार का ब्रेकआउट है, जो अभी इंडियन बैंक में हमने बाय दिया था वैसा ही सिमिलर पैटर्न है। 50 डे मूविंग एवरेज सर पे खड़ा है 1854, वहां तक आराम से जा सकता है। और सर इजाजत दें तो 3 अपडेट और आ गए हैं, फटाफट उसमें प्रॉफिट बुक करा दें। जीएनए एक्सेल फ्राइडे बात हुई थी 439 पे रिजल्ट के बाद 470 का टारगेट दिया था, वो कंप्लीट हो गया है। इंडियन बैंक अभी बाय दिया था 904 रुपए पे, प्रॉफिट बुक करना चाहिए। और तीसरा थंगमलाई ज्वेलर्स, यहाँ पे भी टारगेट डन हो चुका है 3400 रुपए से लगभग 3550, 150 रुपए मिल रहा है फटाफट में, तो तीनों में प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। शो खत्म होने के पहले कुछ नया बनेगा तो फिर वापस से बाय दे देंगे। ठीक है, ये अंशु जी की तरफ से अपडेट्स हो गए। और अंशु जी, ये साउथ वाली जो कंपनीज होती है ना, कई सारे नाम ऐसे होते हैं ना बड़े अजीबोगरीब।
अब ये बड़ा कठिन है ये बोल पाना कि नहीं थंगा माइल ज्वेलरी, बहुत सारे लोग इसको थंगा मलाई बोल देते हैं, लेकिन ये ठीक है आपकी तरफ से अपडेट, प्रॉफिट टेकिंग की आपकी सलाह। तो जहां पर एंट्री की अपॉर्चुनिटी है, कहां पर आपको प्रॉफिट टेकिंग कर लेनी है, पैसे बना के बाजार से बाहर हो जाना है, उसके बारे में बिल्कुल ऑन टाइम एक सटीक रणनीति हमारे एक्सपर्ट्स की तरफ से निकल के आती है। एक और दिग्गज मेहमान को जोड़ते हैं शो में, हमारे साथ इन हाउस एक्सपर्ट कुणाल बोथरा जुड़ गए स्टूडियो से। कुणाल जी गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। कुणाल जी आपके स्टॉक से शुरू कर लेते हैं, बताइए कहां पर आपकी नजर गई है और क्या खरीदना है अभी? धन्यवाद शो पे इनवाइट करने के लिए। तो मैं यहाँ पे बाय कॉल्स ऑफ कोर्स सजेस्ट करेंगे बिकॉज मार्केट की ओपनिंग भी काफ़ी स्ट्रांग है। तो मेरा पहला बाय रहेगा एम्बर एंटरप्राइजेस पे, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक एक बहुत स्ट्रांग ब्रेकआउट कैंडिडेट है। डेली वीकली चार्ट्स पर हमने देखा है लास्ट वीक भी स्टॉक ने काफ़ी डिसेंट किया था, 6500 के लेवल्स को भी क्रॉस कर चुका है। तो उस लिहाज से मैं बाय सजेस्ट करूंगा एम्बर एंटरप्राइजेस पे। 6850 का टारगेट, स्टॉप लॉस यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर सकते हैं 6600 का। सेकंड बाय कॉल रहेगा एनटीपीसी पर, बिकॉज ये स्ट्रक्चरल और एक पोजिशनल बाय है। मेरा मानना है कि आई थिंक ये स्टॉक पे जो पैटर्न बनाया है वो काफ़ी उम्दा है, काफ़ी बढ़िया है। एक स्विंग ब्रेकआउट स्टॉक ने दिया है, मल्टी क्वार्टर कंसोलिडेशन के बाद स्टॉक उभर के आ रहा है, 360 350 के लेवल्स को क्रॉस कर चुका है। तो मैं एनटीपीसी में बाय कॉल सजेस्ट करूंगा। इमीडिएट टारगेट 375, स्टॉप लॉस 355। ठीक है, 375 के टारगेट एनटीपीसी के लिए होंगे और 355 के स्टॉप लॉस। बिल्कुल सिंपल, कोई मतलब लेवल को लेकर कोई दुविधा नहीं है। और शेयर हालांकि थोड़ा सा ऊपर है। और दूसरा जो शेयर है वो है अंबर एंटरप्राइजेस का। अंबर एंटरप्राइजेस में क्या बेहतरीन हम देख रहे हैं कि एक यू शेप रिकवरी आ रही है और अपने 20 डीएमए के लेवल को पार करके 6000 रुपए के ना सिर्फ ऊपर टिक रहा है बल्कि अपनी तेजी को और यहां से बढ़ाता हुआ आपको नजर आएगा। और इस पर बुलिश है कुणाल जी, तो इस पर आप नजर रख के चलिए। ईएमएस स्टॉक्स में बजट के बाद हमने देखा है कि एक नई तेजी की शुरुआत हुई है। जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम पर सरकार ने एलोकेशन को बढ़ाकर 40,000 करोड़ रुपए किया है और उसके बाद इंडिया यूएस के डील के बाद सप्लाई चेन के इश्यूज हैं वो भी रिजॉल्व हो रहे होंगे। तो ये सारी की सारी चीजें और वैल्यूएशंस कॉम्प्रेस थे, थोड़े कम हो गए थे और उसका बेनिफिट भी हम देख रहे हैं कि ट्रेडर और निवेशक उठा रहे हैं इन स्टॉक्स में और बाइंग अच्छी खासी हो रही है। कुछ और स्टॉक्स पर जरा व्यू लेते हैं। एक और कंपनी जो हम लंबे समय से वेट कर रहे हैं कि 300 रुपए के ऊपर शेयर का भाव कब जाएगा इटर्नल का, और उसके पास जो ही आता है थोड़ी सप्लाई आती है। हम बात करें इटर्नल की, आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की तेजी के साथ आपको शेयर दिखाई देगा। गौरांग भाई, इटर्नल को लेकर आपसे व्यू चाहिए। ये भी शेयर थोड़ा पेशेंस टेस्ट कर रहा है, राय आपकी क्या होगी? अभिषेक भाई, धैर्य तो बाजार पूरा टेस्ट करता है, इसमें इटर्नल की दोष नहीं है। बुनियादी तर्क के आधार पर खरीदारी की राय है और कुछ खबरें थी प्रतिस्पर्धा को लेकर के, अमेजोन वगैरह के नाम आए थे, फिर Zepto का भी नाम आया था, लेकिन उन्होंने अपना विचार जो है वो आने वाले भविष्य में रख दिया है। मार्जिन्स को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं थी वगैरह वगैरह, लेकिन ये छोटी मध्यम के लिए बात है। इटर्नल की अगर आप बात करें तो पहले तो पिछले साल 2025 में जो मात्रा में इन्होंने डार्क स्टोर खोले हैं वो ऐतिहासिक स्तर पर है। इस साल भी मेरे ख्याल से ऐतिहासिक स्तर पर डार्क स्टोर खोलेंगे। नए शहरों में जा रहे हैं, ये टायर 2, टायर 3, टायर 4 सिटीज में जा रहे हैं, जिससे इनकी जो सेवाएं हैं और इनका मार्केट शेयर है वो और फैलता हुआ जाएगा। और ये फैलता हुआ मार्केट शेयर नई उपभोक्ताओं को भी इनको शामिल करेंगे तो उपभोक्ताओं की संख्या भी बढ़ जाएगी। लंबी अवधि का निवेश है तो बने रहे, नहीं है तो कर सकते हैं। 350 के आसपास अनुमानित लक्ष्यांक है अभिषेक भाई लंबी अवधि के लिए। तो इटर्नल पर 350 के लक्ष्यांक टारगेट हैं लंबी अवधि के लिए, ये गौरांग सर की राय है। एक स्टॉक जो आज 9-9.5% की तेजी दिखा रहा है, जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। कंपनी के नतीजे आए थे, हालांकि एनआईआई बढ़ी थी 14% के आसपास, इनकी ब्याज आय बढ़ी थी। प्रॉफिट जो है वो हालांकि घट गया 91% के आसपास और प्रोविजनिंग भी इनकी 24% बढ़ी है। एक और नेगेटिव अपडेट आया था इस क्वार्टर के दौरान कि कंपनी ने, मतलब बैंक ने यूनिवर्सल बैंक का एप्लीकेशन दिया था जो आरबीआई ने रिटर्न कर दिया था, उसको रिवर्स कर दिया था। तो खबर तो बहुत ज्यादा पॉजिटिव नहीं थी, लेकिन शेयर में रिएक्शन बहुत तगड़ा दिख रहा है जना स्मॉल फाइनेंस बैंक। एक राय लेते हैं प्रदीप जी से। प्रदीप जी बताइए क्या राय आपकी बनती है चार्ट को देखते हुए जना स्मॉल फाइनेंस बैंक?
विकास जी लगातार एक सेलिंग प्रेशर और एक डाउन ट्रेंड में ही था। इनफैक्ट वीकली चार्ट में भी नेगेटिव ही है। एक डेड कैट बाउंस अभी यहाँ पे आया है, लेकिन सस्टेन करना 400 के ऊपर बहुत मुश्किल लग रहा है मुझे। अगर 400 के ऊपर सस्टेन करता है देन मुझे लगता है कि एक बार 465-70 तक रैली हो सकता है, लेकिन एक बार प्रॉफिट बुक करने का ही सलाह दूंगा क्योंकि ओवरऑल चार्ट नेगेटिव ही है। एक छोटा सा अपडेट देना पसंद करूंगा। 2 तारीख को मैंने कॉल दिया था पीएफसी, और पीएफसी का ऑल टारगेट आया है। एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। सुबह आज एक कॉल दिया था डायनामेटिक टेक्नोलॉजी, गैप अप ओपन हुआ, गैप अप होने के बाद भी 400 पॉइंट भागा है, इसमें भी प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। और लास्ट वीक थर्सडे को मैंने एक नाइका का कॉल दिया था, नाइका में भी 280 का टारगेट आया है, तो एक बार प्रॉफिट बुक करने का सलाह रहेगा। बिल्कुल, तो ये अपडेट्स और आपके लिए राय इन तमाम शेयरों पर प्रदीप जी की तरफ से। एक शेयर आप देखिए स्क्रीन पर लेकर आते हैं, बेजल प्रोजेक्ट्स का कंपनी को अल्ट्रा मेगा ऑर्डर मिला है 400 करोड़ के आसपास का पावर ग्रिड से। बड़ा ऑर्डर है, उसके बाद बड़ी तेजी देखने को मिल रही है। शेयर में 5% के आसपास की तेजी देखने को मिल रही है। बेजल BAJEL ये कंपनी है, 5% की तेजी दिखा रहा है इस वक्त। सौमिल, आपसे एक राय लेना चाहेंगे चार्ट को देखते हुए, क्या राय बनती है आपकी बेजल प्रोजेक्ट्स के ऊपर? तेजी जितनी आनी थी आ गई या फिर अभी? चलिए एक काम करते हैं, सौमिल से हमारा कनेक्शन टूट गया है। कुणाल जी हमारे साथ हैं। कुणाल जी, क्या राय आपकी बनती है बेजल प्रोजेक्ट्स के ऊपर? 5% की तेजी दिखा रहा है ये शेयर इस वक्त, कंपनी को बड़ा ऑर्डर मिला था। मैं ट्रैक नहीं करता स्टॉक को, तो उसके लिए एक स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन देना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। बट हाँ, जो हम रीसेंट चार्ट्स में देख रहे हैं कि स्टॉक अपने लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेजेस 50 डे मूविंग एवरेजेस से नीचे ट्रेड कर रहा था। ऐसा लग रहा है कि स्टॉक एक शायद एक कमबैक की तरफ जा रहा है, बट बिकॉज इसकी जो ट्रेंड्स है, लॉन्ग टर्म ट्रेंड्स वो अभी भी नेगेटिव है। मेरा मानना है कि थोड़ा सा वेट एंड वॉच पे होना चाहिए स्टॉक पर। बिल्कुल, तो थोड़ा वेट एंड वॉच की स्ट्रेटजी आपको रखनी चाहिए। एक शेयर है अशोका बिल्डकॉन, 1.5% के आसपास की तेजी है। कंपनी को 2 ऑर्डर मिले थे बड़े, 1300 करोड़ के आसपास का ऑर्डर मिला था। गौरांग सर से एक राय लेते हैं। गौरांग सर, क्या राय बनती है अशोका बिल्डकॉन के ऊपर? क्या आपके कवरेज लिस्ट में है ये शेयर? क्षमा चाहता हूँ, कवरेज में नहीं है, इसलिए विशेष रूप में टिप्पणी नहीं कर पाऊंगा। बिल्कुल, कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, इस पे राय लेते हैं हम अंशुल जी से। लेकिन गौरांग सर, बहुत शुक्रिया आज जुड़ने के लिए, समय देने के लिए और ET Now स्वदेश के तमाम दर्शकों को गाइड करने के लिए। बहुत बहुत चलिए अंशुल जी, एक राय आपसे अशोका बिल्डकॉन के ऊपर लेना चाहूंगा। पॉजिटिव खबर है, 2 प्रोजेक्ट्स मिले थे कंपनी को, 1300 करोड़ के आसपास के टोटल, अभी 1.5% के आसपास शेयर है। क्या मौके बनते हैं यहाँ? देखिए, 4400 करोड़ की मार्केट कैप, 4400 करोड़ की मार्केट कैप है, माइक्रो कैप कंपनी है। 7 हफ्ते में 39% करेक्ट हुआ था और बाउंस बैक कर रहा है। बाउंस बैक में मेजर रेजिस्टेंस 50 डे मूविंग एवरेज 162 और वहीं पे एक गैप भी छूटा हुआ है, तो यहां से 162 रुपए तक तो बाउंस बैक कर लेगा। 162 के ऊपर निकलना इसके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि गैप भी है और 50 डे मूविंग एवरेज भी है। तो अगर किसी तरह की लॉन्ग पोजीशन है आपके पास और प्रॉफिट में है तो 162 के आसपास एग्जिट करने की कोशिश कीजिए। फ्रेश बाइंग की तो कोई सलाह नहीं है, ओवरहेड सप्लाई बहुत ज्यादा बिल्ट है। बिल्कुल, तो फ्रेश बाइंग की कोई सलाह नहीं है, ये सलाह अशोका बिल्डकॉन पर आपको दी गई अंशुल जी की तरफ से। चलिए एक और शेयर स्क्रीन पर आपके लेकर आते हैं, टाटा केमिकल्स का। टाटा केमिकल जो है वो 515 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करने वाली तमिलनाडु में अपनी एक नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बिल्ड करने वाले हैं। शेयर में ठीक ठाक तेजी देखने को मिल रही है, 1.5% के आसपास। क्या ये पॉजिटिव होगा कंपनी के लिए? चार्ट क्या दिखा रहा है, कोई मजबूती दिख रही है कि नहीं? एक काम करते हैं, राय लेते हैं कुणाल जी से। कुणाल जी, टाटा केमिकल एक बार देखिए, चार्ट पर देखिए क्या मौके यहां बन रहे हैं टाटा केमिकल्स के ऊपर। कंपनी को लेकर ये खबर है कि 515 करोड़ रुपए लगा के अपनी नई मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जो है वो बिल्ड करने वाले हैं तमिलनाडु में। तो देखो, हो सकता है कि आई थिंक ये स्टॉक के लिए शायद थोड़ा बेटर हो जाए, बिकॉज मैंने लास्ट 3 से 4 साल देखा है कि एक स्टॉक ये जो स्टॉक है एक ह्यूज अंडर परफॉर्मर है। टाइम वाइज कंसोलिडेशन, एक ऐसा जोन था जहाँ पे काफ़ी सारे जो केमिकल रिलेटेड स्टॉक्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, SRF एक्सेट्रा, बट ये स्टॉक जो था वो अपने जोन में ट्रेड कर रहा था। तो ऐसा लग रहा है कि लास्ट 3 से 4 साल स्टॉक ने एक टाइम वाइज कंसोलिडेशन किया है। तो डिफिकल्ट होता है ऐसे जोन्स में एंटिसिपेट करना कि स्टॉक कब ब्रेकआउट करे, बिकॉज लास्ट भी ऐसा लगा था जब स्टॉक 1000 के आसपास आ चुका था 2025 में, तो ऐसा लग रहा था कि स्टॉक शायद अपने मोमेंटम को रीस्टार्ट कर दे, बट बहुत क्विकली वो स्टॉक वापस से 700 के लेवल्स को डाउन साइड में टेस्ट कर चुका है। तो मेरा मानना है कि ऐसे स्टॉक्स है जिनमें स्पेशल क्वालिटी होती है ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स की, जिनमें पेशेंस काफ़ी स्ट्रांग हो। तो अगर किसी की भी टाइम ड्यूरेशन एटलीस्ट 12 से 18 महीने हो तो मेरा मानना है कि आई थिंक 700 के लेवल्स पे बहुत अच्छा बाय बन सकता है। लॉन्ग टर्म चार्ट्स के हिसाब से भी देखें तो 700 का ये जो जोन है टाटा केमिकल्स के लिए, ये बहुत ही अच्छा अक्यूमुलेटिव जोन है।
तो 700 के लेवल्स पे मैं लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के हिसाब से बाय सजेस्ट करूंगा, और 12 से 18 महीने का अगर टाइम फ्रेम रहेगा तो यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि स्टॉक 1000 के लेवल्स को वापस से रीटेस्ट करके शायद क्रॉस भी कर जाए। ठीक है, टाटा केमिकल्स को लेकर ये व्यू हो गया। आज हम देख रहे हैं कि अच्छा बाजार ना ऊपरी स्तर से थोड़ा सा हम देख रहे हैं कि हल्का हुआ है, क्योंकि निफ्टी के जो गेंस हैं वो रह गए हैं करीब करीब 90-95 अंकों के आसपास के, और निफ्टी बैंक की बात करें तो उसमें तेजी सस्टेन्ड है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। 500 के ऊपर अभी भी आपको निफ्टी बैंक नजर आएगा। आज की तेजी में एक और सेगमेंट है जहां पर आप और हम एक्शन देखेंगे, वो है टायर का, और अपोलो टायर हो गया, सीएट हो गया, ये तमाम शेयर चल रहे हैं। और जेके टायर की जो स्पीड है ना वो बड़ी ज़बरदस्त है। जेके टायर करीब करीब 5% ऊपर है, और उसका रीज़न ये है कि डिमांड काफ़ी दमदार रही है, तो मार्जिन एक्सपेंड हुआ तो जो उनके प्रॉफिट के नंबर आए हैं वो लगभग 4-5 गुना बढ़ के आए हैं जेके टायर के, और इसी के चलते हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर पर थोड़ा सा शेयर प्रॉफिट टेकिंग का शिकार हुआ और आज फिर से जोश में है। शुरुआत बहुत खास नहीं हुई थी, लेकिन अब देखिए करीब 5% ऊपर आपको नजर आएगा। ये जेके टायर को लेकर अंशुल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे, क्या ये और दौड़ लगाएगा, यहां से नई सवारी करनी है? सर बिल्कुल करनी चाहिए। फ्रेश ऑल टाइम हाईज बन रहे हैं, 16,000 करोड़ का मार्केट कैप है, बीइंग अ स्मॉल कैप कंपनी। 103 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट बना था लास्ट वीक में 537 पे, जिसका फुल पोटेंशियल टारगेट 700 रुपए के आसपास है। अब यहाँ फ्रेश अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं तो 520 के आसपास का बनेगा और 700 रुपए का टारगेट बनेगा। 103 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट लास्ट वीक बना था, करंट वीक में फॉलो थ्रू मूव मिल रहा है। ठीक है, जेके टायर को लेकर ये व्यू हो गया। अच्छा, अगर हम ऑटो स्पेस की बात करें, अब स्पेस तो काफ़ी ब्रॉड है, उसमें एंसिलरी कंपनीज हैं, मेन स्ट्रीम ओईएम्स हैं, बाकी टायर बैटरी तमाम आ जाते हैं। आज आप देखेंगे कि जय भारत मारुति के शेयर में करीब करीब 15-16% के आसपास का उछाल है। बस आपको आइडेंटिफाई कराने के लिए आपको बता दे रहे हैं, इस पर आप नज़र बना के रखिएगा। अगर आपके पास है तब तो कोई बात नहीं है तो फिर छोड़ दीजिए। इतनी बड़ी तेज़ी के बाद अब ये शेयर लेना बनता नहीं है। फिलहाल 98 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं, 16.5% ऊपर आपको ये नज़र आएगा। कुछ और बड़ी तेज़ी की अगर बात करें तो शिपिंग कॉर्पोरेशन तो बताया था हमारे एक्सपर्ट्स ने आपको, हालांकि 12% ही ऊपर खुला और उसके बाद ऐसा लग रहा है कोई एक्शन हो नहीं रहा है। 12.5% ही ऊपर आपको ये शेयर नजर आएगा। बाकी शिल्पा मेडिकेयर 8% ऊपर है, स्टरलाइट टेक 6% ऊपर है, एसबीआई अपने गेंस को सस्टेन कर रहा है। अवंती फीड्स में भी जो गेंस थे 5-5.5% के आसपास की, उसको हम देख रहे हैं कि टिका के रखने की कोशिश कर रहा है। एक राय मैं आपसे लेना चाहूँगा कुणाल जी, बिफोर वी लेट यू गो। आप जरा ना हमें इंडियन बैंक को लेकर फिर से व्यू दीजिए। 900 रुपए के ऊपर ये फिर से आया है इंडियन बैंक का शेयर, क्या यहां से गुंजाइश आपको और लग रही है आगे की? जी हाँ, बिल्कुल। इनफैक्ट मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये स्टॉक जो है वो एक अलग ही जोन में ट्रेड कर रहा है काफ़ी सारे बैंकिंग स्टॉक से अगर हम कंपेयर करें तो। बिकॉज इंडियन बैंक को अगर हम देखें 2020 से 20 का जो बॉटम था इंडियन बैंक का, वो करीबन 50 रुपये या 40 रुपये के आसपास का एक बॉटम था। वहाँ से स्टॉक लगभग 20 गुना हो चुका है। बट ऐसा लग रहा है कि जो कंसिस्टेंट प्राइस अपट्रेंड हम देख रहे हैं क्वार्टर आफ्टर क्वार्टर इंडियन बैंक में, ये इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम काफ़ी स्टेडी है और स्ट्रॉन्ग है। तो उस लिहाज से ऐसा लग रहा है ये जो अपट्रेंड है ये बहुत ही ज़्यादा सस्टेन हो सकता है। और ऐसे स्टॉक्स को जनरली हम कहते हैं कि क्लासिक पोर्टफोलियो स्टॉक्स हो जाते हैं रादर देन ट्रेडिंग स्टॉक्स। और ऐसे स्टॉक्स जनरली जब 10% या 15% के आसपास करेक्ट कर जाते हैं तो मेरा मानना है कि एक बहुत अच्छा पोर्टफोलियो वाइज ऐड या अक्यूमुलेट बन जाता है। तो इंडियन बैंक उस कैटेगरी में फॉल करता है। मैं बुलिश रहूँगा स्टॉक में शॉर्ट टर्म चार्ट्स पर भी, खासकर लॉन्ग टर्म के लिए तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आई थिंक ये जो लॉन्ग टर्म क्वार्टरली अपट्रेंड है ये सस्टेन होगा इंडियन बैंक के लिए। बिल्कुल, तो ये राय इंडियन बैंक के ऊपर। बहुत शुक्रिया कुणाल जी आज स्टूडियोज में आने के लिए और तमाम राय अपने तमाम शेयरों पर देने के लिए। थैंक यू। चलिए अब एक काम करते हैं, आगे बढ़ते हैं। एक शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, वो है कल्याण ज्वेलर्स का। अब थंगामाइल ज्वेलर्स जो है वो ऑलरेडी अंशुल जी ने रिकमेंड किया है, वहाँ पे तेजी ठीक ठाक देखने को मिल रही है। कल्याण में देखिए आप 11% की तेजी, बड़े वॉल्यूम के साथ कारोबार हो रहा है, 1.25 करोड़ के आसपास का वॉल्यूम है इस वक्त। क्या राय इस पर बनती है अंशुल जी आपकी? थंगामाइल के साथ इस पर भी कुछ नज़र बनाइए, दिखाइए, बताइए।
सर कल्याण ज्वेलर पे आई एम नॉट वेरी बुलिश, क्योंकि लास्ट मंथ की कैंडल में 26% गिरा था, तो मैं इसको केवल एक पुल बैक की तरह देख रहा हूँ। हाँ, डीपर पुल बैक रहेगा। 50 डे मूविंग एवरेज 442 पे है और जो एक्चुअल ब्रेकडाउन पॉइंट बना था 457, तो ये जोन जरूर टेस्ट कर सकता है। बट सेल ऑन रैलीज वाला कैंडिडेट ही ज्यादा दिख रहा है, क्योंकि ऑल टाइम हाई से काफी अच्छी ओवरहेड सप्लाई बिल्ड है। 12 महीने में करीब 56% ये स्टॉक गिर चुका है, तो पुल बैक्स में काफी अच्छी सप्लाई आएगी। 50 डे मूविंग एवरेज 442 और ब्रेकडाउन पॉइंट 457, ये रेंज में बड़ा रेजिस्टेंस बनेगा। यहां तक तो पहुंच जाएगा, इसके ऊपर निकलना बहुत मुश्किल रहेगा। बिल्कुल, ये बड़ी खास बात है अंशुल जी की बता देते हैं एकदम क्लियरली कि यहाँ रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकलना मुश्किल होगा। आप यहाँ जाए तो प्रॉफिट बुक करके निकल जाइए। मुनाफा वसूली कराना ना बड़ा ज़रूरी होता है मार्केट में, वरना आपको पता नहीं चलेगा कब आपकी रोटी जल गई। रोटी भी अंशुल जी ही बताएंगे कि रोटी का कॉन्सेप्ट क्या है। लेकिन एक सवाल भी उसके साथ साथ अंशुल जी के लिए, एक टारगेट मैं चेक कराना चाहता हूँ। BEL का 434 के भाव पे चल रहा है और आज एक ब्रोकर्स की रिपोर्ट में आई है, गोल्डमैन सैक्स की रिपोर्ट, 470 का टारगेट उनका है, वो अनचेंज रखा है उन्होंने। एक बार चार्ट पे भी देखिए अंशुल जी, BEL 470 तक जाता हुआ दिख रहा है। कुछ मौके यहाँ बन सकते हैं क्या? सर BEL में 29 हफ्ते का कपनल पैटर्न ब्रेकआउट है 426 पे, टारगेट 499 का है, आना चाहिए। लेकिन लास्ट 2 हफ्ते वीकली कैंडल पे जो ऊपर से विक बनी है, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम है, इसलिए टाइट स्टॉप लॉस रहेगा 410 रुपए का। 410 रुपए का मैंडेटरी स्टॉप लॉस जरूर ले लीजिएगा। 499 जाते हुए दिख रहा है। दूसरा, आपकी मेमोरी बहुत शार्प है सर। ये हमने मेरे को जहां तक याद है 1 साल पहले हमने वीडियो किया था रोटी के ऊपर, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टेड। एक ट्रेड अगर आप ले रहे हैं वो 10% रिटर्न दे रहा है 10 दिन में, और वही दूसरा ट्रेड अगर वही रिटर्न आपको 1 साल में दे रहा है, तो रोटी खराब हो गई। रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट दूसरे ट्रेड पे खराब है, पहले ट्रेड पे अच्छा है। बहुत शार्प मेमोरी आपकी, आपको अभी तक याद रहा ये चीज। ये क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट बड़ा यूनिक बताया था इसलिए ये याद रहा। एक और शेयर आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं, हीरो मोटोकॉर्प का। हीरो मोटोकॉर्प आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आज तमाम ब्रोकर्स की रिपोर्ट आई है। गोल्डमैन सैक्स ने जो है वो सेल की रेटिंग दी है 4770 के प्राइस के साथ, और स्टॉक में आप देखिए रिएक्शन दिख भी रहा है। 1% की गिरावट यहाँ देखने को मिल रही है। बाई की रेटिंग सिटी की है, नोआमा की है, लेकिन बाकी आप देखें ओवरऑल तो गोल्डमैन सैक्स और एक और ब्रोकर कोई है जहां पे रेटिंग अच्छी नहीं आई है। ओवरऑल स्टॉक पे आपको रिएक्शन दिख रहा है। 5700 का स्टॉक जो है वो आज गिरा है, 1% की गिरावट दिख रही है, 54 रुपए नीचे चल रहा है इस वक्त, और 4770 काफी नीचे का टारगेट गोल्डमैन सैक्स ने ले लिया है। अंशुल जी, क्या राय बनती है हीरो मोटोकॉर्प के ऊपर आपकी? सर मैं बाई वाले ब्रोकर्स के साथ जाना चाहूंगा। 74 वीक्स का एक अपनाइल पैटर्न ब्रेकआउट था, उसके बाद से लगभग 12 हफ्ते से एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है। तो जो भी ब्रोकर्स बाई दे रहे हैं मैं उनके साथ एग्री करूंगा, बट बाइंग में 5890 जो फ्लैग का ब्रेकआउट पॉइंट है उसके बाद ही करूंगा। तो व्यू और बायस एक्सट्रीमली बुलिश है। ब्रेकआउट पॉइंट 5890 का है, राउंड फिगर 5900 पकड़ लीजिए। 5900 निकलता है तो बिल्कुल यहाँ पे बाइंग करके चलना चाहिए। आपको लगभग 6400 रुपए तक के इमीडिएट टारगेट मिलेंगे जो फ्लैग का हाई है, और वो निकलता है तो फिर एक्सटेंडेड टारगेट्स मिलेंगे। तो फिलहाल 5890 का वेट कीजिए, वो निकलता है तो बाई करना चाहिए। ठीक है, हीरो मोटो को लेकर ये व्यू हो गया। नीचे हमारी टिकर टीम लगातार आपके लिए फ्लैश करके बता रही है कि जो रिजल्ट्स आए हैं उनका क्या इम्पैक्ट है, और आज आपको चौतरफा हरा निशान दिखाई देगा क्योंकि SBI हो गया, टाटा स्टील हो गया, ये तमाम शेयर आज चल रहे हैं। बाजार आप देखिए करीब करीब 120 अंक ऊपर निफ्टी है, निफ्टी बैंक 500 अंक ऊपर। ऐसा लग रहा है कि नहीं इंडेक्स में कोई चेंजेस नहीं हो रहे, हालांकि स्टॉक्स में चर्निंग हो रही है और वो हम आइडेंटिफाई करके अपने एक्सपर्ट से व्यू भी ले रहे हैं। 2 ऐसे शेयर लेकर आएंगे जो बी लेटर से शुरू होते हैं। ब्लू स्टार को लेकर सोमिल जी आपसे व्यू चाहिए। ब्लू स्टार क्योंकि हमने देखा था कि तेजी इसमें काफी हुई थी, 2000 रुपए के आसपास के प्राइसेस हो गए हैं, वहां से प्रॉफिट टेकिंग आई और अब फिर से एक स्टीप हम देख रहे हैं कि इसमें रिकवरी है ब्लू स्टार में। क्या राय होगी आपकी ब्लू स्टार के शेयर को लेकर? अच्छा ठीक है, हमारे साथ सोमिल जी नहीं है, अंशुल जी आपसे ही व्यू लेना पड़ेगा। बताइए, आपका एकदम बिल्कुल एक छत्र राज है आज, क्या करना चाहिए ब्लू स्टार में? सर ब्लू स्टार में स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर रहेगा, हमारी F&O टीम ने इसको अभी बाई दिया हुआ है तो क्लाइंट्स के पास लॉन्ग पोजीशन हो सकती है।
4 दिन के इनसाइड बार से ब्रेकआउट बना है ओपन लो के साथ, तो ऊपर में करीब करीब 2020 तक की आपको अपसाइड मिल सकती है। स्टॉप लॉस आज का लो ही होना चाहिए, 1889 का है ओपन लो, इसी को स्टॉप लॉस यूज करना चाहिए। स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, F&O टीम ने इसको बाय दिया है, सुबह एक फ्रेंड्स के पास लॉन्ग हो सकता है। ठीक है, ब्लू स्टार को लेकर ये व्यू। BSE 3% ऊपर, नतीजों पर भी फोकस रहेगा इसके, और हम देख रहे हैं कि शानदार लोअर लेवल से इसमें तेजी बनी है। BSE में 2600 वाला शेयर अब 3000 रुपए के मुहाने पर खड़ा है। BSE क्या और स्ट्रेंथ आप देख रहे हैं अंशुल जी, और क्या नया ट्रेड लें या नया ट्रेड अब 3000 रुपए के ऊपर सस्टेन करें तो लें? बिल्कुल सर, दो स्टॉक में सिमिलर पैटर्न था, तो मैंने इंडियन बैंक सेलेक्ट कर लिया था क्योंकि बैंक्स में रिलेटिव स्ट्रेंथ ज्यादा थी। सेम पैटर्न BSE में 3 दिन के इनसाइड बार से ओपन लो के साथ ब्रेकआउट आया है। ऑल टाइम हाई 3024 रुपए 90 पैसे है, ये आराम से टेस्ट होगा। उसके ऊपर टिकता है तो फिर 3099 तक के टारगेट आपको आराम से मिलेंगे, बट 3024.9 ऑल टाइम बीइंग एन ऑल टाइम हाई और 1,20,000 करोड़ का मार्केट कैप है, लार्ज कैप स्टॉक हो गया है, वहां से हल्का सा रिएक्शन जरूर आता है। तो 3024.90 तक तो आराम से पहुंचेगा आज के सेशन में। उसके ऊपर आज भले ना टिके, बट इवेंचुअली 3100 रुपए तक निकल जाएगा। ठीक है, BSE को लेकर ये व्यू हो गया अंशुल जी का। 3100 रुपए तक के टारगेट आपको दे रहे हैं। कुछ नरमी वाले जो शेयर्स हैं ना, जहां पर हम मूव देख रहे हैं, उन पर व्यू लेते हैं। IGL हम देख रहे हैं कि शुक्रवार के सत्र में थोड़ा चलने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत आज भी कोई बहुत वीक नहीं हुई थी, लेकिन खुलने के बाद ये शेयर शार्पली नीचे आ गया और अब सारे के सारे जो गेंस थे वो गंवा के सपाट कारोबार कर रहा है। 176 रुपीज के भाव इसके हैं। IGL में अंशुल जी शॉर्ट बनता है यहां से? सर IGL में प्रॉब्लम यह है कि लास्ट ईयर अक्टूबर और नवंबर 2024 में 2 ही महीने में जो 46% फॉल आई थी, उसके बाद से स्टॉक एक्सट्रीमली चॉपी है। दोनों साइड में स्टॉप लॉसेस कटने की पॉसिबिलिटी बहुत हाई होती है, अवॉइड करना चाहिए। हालांकि 20 डे मूविंग एवरेज से रिजेक्ट जरूर कर रहा है, बट अवॉइड करना चाहिए क्योंकि ये स्टॉक की इतिहास रहा है, ये ब्रेकडाउन दिखा के ऊपर चलता है और ब्रेकआउट दिखा के नीचे आ जाता है। तो आई वुड बेटर अवॉइड दिस स्टॉक, और कोई रिलेटिव वीकनेस वाला काउंटर दिखता है तो वहां पे जरूर शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। तो ये राय IGL के ऊपर, लेकिन थोड़ा एक काम करते हैं, अंशुल जी को थोड़ा आराम देते हैं ताकि वो आइडेंटिफाई कर पाए कुछ ट्रेड के मौके, और जिस दौरान हम उन्हें आराम दे रहे हैं उस दौरान हम कनेक्ट करते हैं एक और जैन साहब को, नीलेश जैन को कनेक्ट करते हैं और लेकर आते हैं आपके लिए ऑप्शंस के चैंपियन। चलिए, तो ऑप्शन के चैंपियन लेकर नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं। नीलेश जी, क्या आइडेंटिफाई किया है आपने हमारे व्यूअर्स के लिए ऑप्शंस के चैंपियन के तौर पर? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। जो स्टॉक रडार पर आया है वो लॉन्ग साइड में है। सबसे पहले L&T, इस पर्टिकुलर काउंटर के अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो काफी अच्छा रिबाउंड और एक हाई टॉप एंड हैबिट ऑफ फॉर्मेशन हमें यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। डेरिवेटिव डेटा भी इंटरेस्टिंगली पॉजिटिव साइड में है, जहाँ पर लॉन्ग बिल्डअप हम देख रहे हैं, मोर देन 1% का वाइज इजाफा हुआ है। एक ब्रेकआउट काफी अच्छा हमें चार्ट पर देखने को मिल रहा है, उसके चलते ऐसा लग रहा है कि काउंटर यहाँ से 4200 प्लस तक के लेवल्स से बहुत जल्द दिखा सकता है। तो यहाँ पर एट द मनी का कॉल ऑप्शन 4120 का लेने की सलाह होगी, जो फिलहाल 50, 51, 52 के रेंज में ट्रेड हो रहा है। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखना होगा 31 रुपीज का, एंड पहला टारगेट 71 एंड दूसरा टारगेट 90 का होगा। इसके लॉट साइज की अगर हम बात करें तो 175 का है, उस लिहाज से रिस्क अप्रोक्सीमेट पर लॉट यहाँ पे 3400 का है, एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 7000 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो ओवरऑल L&T के अंडरलाइन में हमें यहाँ से एक अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती है। एक शॉर्ट टर्म मोमेंटम के लिहाज से यहाँ पर कॉल ऑप्शन खरीदने की सलाह होगी L&T का 4120 का। बिल्कुल, तो ये नीलेश जैन जी की ऑप्शन की स्ट्रेटजी आपके स्क्रीन पर। L&T की 4120 की कॉल आपको खरीदनी है, 48 से 50 के रेंज में आपको मिल जाएगी। स्टॉप लॉस आपको मेंटेन करना है 31 का, टारगेट आपको मिल सकते हैं 71 रुपए और 90 रुपए के 2 टारगेट आपको मिल सकते हैं। अधिकतम मुनाफा आपका 7000 का हो सकता है और जो नुकसान आपका अधिकतम हो सकता है वो 3400 रुपए का हो सकता है। तो इन लेवल्स को ध्यान रखें, नोट कर लें और उसके हिसाब से अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बनाएं। और साथ में एक और चीज नोट कर लें कि ऑप्शंस की जो ट्रेडिंग आप कर रहे हैं उसमें एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर ये है
कि ऑप्शन में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है, 1 लाख तक का नुकसान उनको हो सकता है अगर आपने ऑप्शन ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी सही नहीं बिठाई तो। उसके अलावा अगर आपको नुकसान भी होता है तो भी आपको जो है वो ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में पैसे देने पड़ते हैं, फ़ायदा हुआ तो भी आपको 15 से 50% ट्रांजैक्शन चार्ज के रूप में खर्च करना पड़ता है। तो ये भी ध्यान रखें और उसके बाद अपनी ट्रेडिंग की स्ट्रेटजी बनाएं। बहुत शुक्रिया नीलेश जी जुड़ने के लिए और हमारे व्यूअर्स को ये स्ट्रेटजी सजेस्ट करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, एक राय जरा अंशुल जी से लेते हैं ABFRL के ऊपर। आज जो ब्रोकर्स हैं वो बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहे हैं, इनफैक्ट टारगेट कट किया है ABFRL के ऊपर ब्रोकर्स ने, और आप देखेंगे कि उसका असर जो है वो शेयर पे भी दिख रहा है। देखिए मॉर्गन स्टैनली ने टारगेट कट किया, 131 पर लेकर आए हैं, 131 से 127 पर लेकर आए हैं। इस वक्त भाव जो है वो चल रहा है 70 का, काफ़ी नीचे। MOSL ने भी टारगेट जो है वो इनका न्यूट्रल रखा है, टारगेट प्राइस 75 रखा है, पहले 80 का था, और न्यूट्रल की रेटिंग रखी है इन्होंने। एक राय अंशुल जी से लेते हैं जरा ABFRL के ऊपर, आदित्य बिरला फैशन एंड रिटेल के ऊपर, क्या राय बनती है अंशुल जी? तो देखिए मैं स्टॉक पे बुलिश हूँ। 23 हफ्ते का लो स्वीप किया है स्टॉक ने वीकली चार्ट पे। एक छोटा सा रेजिस्टेंस जोन इसमें जरूर है 72 से 74 का, वहां तक आराम से पहुंचेगा, वहां पे थोड़ा सा कंसोलिडेट करेगा, बट इवेंचुअली 95 जो इस डबल बॉटम का पहला स्विंग आई है 95 तक का टारगेट दिख रहा है। तो हमने अपने लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स को इसको रिकमेंड किया हुआ है, काफी सारों के पोर्टफोलियोज में हो सकते हैं, तो इसमें हमने लॉन्ग कॉल जरूर दी हुई है, तो क्लाइंट्स के पास ये स्टॉक हो सकता है। दूसरा सर आपने ट्रेड के लिए कहा था, तो एक इंडसइंड बैंक में जरूर ट्रेड बन रहा है। इंडसइंड बैंक यहाँ पे 917 रुपए के आसपास लेते हैं, 1 से 2 दिन में करीब करीब 930 935 तक के टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस भी छोटा रहेगा 907 रुपए का। तो अंशुल जी को थोड़ा आराम देने का फायदा ये हुआ कि एक ट्रेड हमारे व्यूअर्स को मिल गया, इंडसइंड बैंक के ऊपर आपको ये ट्रेड मिला है। टारगेट आपको रखना है 930 से 935 का, और 907 रुपए का आपको स्टॉप लॉस जो है वो मेंटेन करना है। छोटा सा स्टॉप लॉस है, मेंटेन कीजिए। टारगेट जो है वो आपको 930 935 के मिल सकते हैं। बहुत शुक्रिया अंशुल जी जुड़ने के लिए, तमाम चीज़ों पर अपनी राय देने के लिए, तमाम बेहतरीन पिक्स देने के लिए, और ये भी अपडेट देने के लिए कि कहाँ कहाँ टारगेट हिट हो गया, मुनाफा वसूली कहाँ कहाँ कर लेनी है। धन्यवाद धन्यवाद। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ेंगे, कमोडिटी की कवरेज लाएंगे, एक मार्केट के दिग्गज गेस्ट को जोड़ेंगे, उनसे मार्केट पर एक कंप्लीट थॉरो चर्चा करेंगे। लेकिन उससे पहले एक काम करते हैं, अभी की सबसे बड़ी जो हेडलाइंस हैं वो देख लेते हैं। आज की हेडलाइंस